ठीक है, तो व्हेन बेसेस आर सेम परसेंटेजेस कैन बी एडेड। अच्छा अब आप एक चीज बताइए, अगर मैं यहाँ पे वैसे देखूं कि ये विनर जो है लूजर से कितने से जीता है, तो आप क्या बोलेंगे, मार्जिन 65 माइनस टी में से क्या माइनस करेंगे, 35 माइनस टी। आप इनको सेपरेट कर सकते हैं, यस। क्यों? क्योंकि आपने जानते हो, आप क्या जानते हो कि बेसिस सेम है, तो इसका डिफरेंस कितना आएगा, 30% ऑफ टी। यहाँ तक पहुंच पा रहे हैं? अच्छा यहाँ पे वैल्यू वाइज कितना बोला है कि विनर कितने से जीता है, 300 से, तो इसका मतलब है इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 300। तो यहाँ से आपके पास टोटल आने वाला है, हाँ या ना। अब इसको टैकल करने के लिए दो मेथड मैंने आपको लास्ट क्लास में बताए थे। मेथड वन है a परसेंटेज ऑफ b से सॉल्व कर लीजिए, है ना। क्या लिखा हुआ है, 30% ऑफ टोटल इज गिव यू 300। तो यहाँ पर 30 डिवाइडेड बाई 100 ऑफ में मल्टीप्लाई इनटू t, ये कितना आने वाला है, ऐसे ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और सॉरी दो नहीं होंगे, एक ही कैंसिल होगा, एक इससे ही कैंसिल हो जाएगा, और ये 3 से ये कितना हो जाएगा 100, और अब t कितना हो जाएगा 10 इधर जाएगा, तो 1000। एक्चुअली में ये प्रीवियस ईयर सीजीएल का ही क्वेश्चन है, बट आपको क्या आइडिया समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो आई होप कि ये बात समझ में आना चाहिए आपको। इसी का मेथड 2 क्या था कि किसी भी चीज का 30%, मतलब कोई भी चीज खुद की 100% होती है, टी का 30% की वैल्यू कितनी है, 300 है। तो अब आप यहाँ से क्या करोगे, आप पहले इसको 1% निकालो, 1% के लिए क्या करोगे, इसको 30 से क्या करोगे, डिवाइड, 30 से डिवाइड 30, तो ये कितना टाइम चला जाएगा, 10 टाइम्स, है ना। और आपको इसको अभी कितना बनाना है, 100%। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दोनों साइड दो जीरो से मल्टीप्लाई कर दो, अरे यस या नो, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1000। तो ये दोनों तरीके हो गए, ये थोड़ा जल्दी हो जाता है, ये तो मैंने एक दो स्टेप जानबूझ के दिखाने के लिए लिखे हैं, अदरवाइज बात समझ में आ रही थी। 30% की वैल्यू 300 है, तो 1% की वैल्यू 10 हो जाएगी, 100 की वैल्यू 1000 हो जाएगी। तो अब आप इसको समझ गए इस प्रॉब्लम को। अब बताइए इस प्रॉब्लम को कितने लोग समझ गए हैं, सब लोग आ गया। तो ये वही पुराने वाले पार्ट है जो आज कर रहे हैं, ठीक है, ये अभी कुछ नई चीज नहीं है, ये क्या है, वही पुरानी वाली चीज है। अरे यस या नो, डन है। तो अब वापस से अगर हम लोग बात करें, अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, when 40% of number is added to 42। अब आप देखो ध्यान से, इस वही क्वेश्चन है, 40% किसका, नंबर का, नंबर को मैंने n मान लिया, ठीक है, उसमें क्या ऐड किया जा रहा है, 42, तो क्या हो जा रहा है, the result the number itself, नंबर ही बन जा रहा है। नंबर खुद का कितना होता है, 100% ऑफ नंबर, कोई भी चीज 100% ही होती है खुद की। अगर आप इसको सॉल्व भी करोगे, अगर मान लो आप इसको सॉल्व भी करते हो, तो 100/100 ही तो लिखोगे, इनटू n, ये चीज तो n ही हो जाएगी ना फाइनली। अरे यस या नो। तो यहाँ से अब यहाँ पे फिर से वही कहानी है, बेसिस दोनों के सेम है या अलग अलग है, सेम है, बेसिस सेम है, तो आप इसको सेपरेट कर दो इसमें से, तो कितना आ जाएगा, 60% ऑफ n गिव यू 42। तो बस इसको फिर सॉल्व करने के दो तरीके हैं, ये भी क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर सीजीएल के है प्रीलिम्स का। तो यहाँ मैं आपको फाउंडेशन शीट इसलिए बता रहा हूँ कि आपको एक जैसे कई क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको फ्लो क्लियर हो जाएगा दिमाग में कि क्या चल क्या रहा है जिंदगी में। तो इसको करने के लिए दो तरीके, a परसेंटेज है b, और दूसरा तरीका है आप कोई भी चीज 60% की वैल्यू 42 है, 60% की वैल्यू 42 है, तो बस दोनों को 6 से डिवाइड करो, ये 10% मिल जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 7। अब दोनों को 10 से डिवाइड करो, क्योंकि आपको अल्टीमेटली 100% बनाना है। कोई भी चीज खुद की कितनी होती है, नंबर भी खुद का कितना है 100%, ये तो 60% की वैल्यू है, आप 100% बनाना चाह रहे हो, तो दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करो, तो 10% 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7। अब मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो अदरवाइज इससे भी सॉल्व कर सकते थे आप। इससे कैसे सॉल्व करेंगे कि भैया 60 डिवाइडेड बाई 100 a परसेंटेज ऑफ b, है ना, इनटू n इज इक्वल टू 42। इससे ये कैंसिल कर दीजिए, इससे ये कैंसिल कर दीजिए, 7, और n कम्स आउट टू बी 7 into 10। अरे हाँ ना तो बोलो, ठीक है। तो आपको क्या समझ में आ रहा है, ये वही है। अब व्हेन बेसिस आर सेम, नंबर कैन बी बेस परसेंटेज कैन बी सब्ट्रैक्टेड, है ना। तो अब आप इसको भी समझ गए हो, अरे हाँ ना तो बोलो, ठीक है भाई लोगों। तो यहाँ तक आई होप कि ये बात आपको क्लियर है। तो ये दो क्वेश्चंस वही हैं जो हमारे पिछली बार वाले थे, है ना। अब इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो, अब आप देखो स्कूल में अगर टोटल टी बॉयज हैं, उसमें से कुछ बॉयज होंगे और बची हुई क्या होंगी, गर्ल्स होंगी। जो बॉयज हैं वो कितने हैं, 75% है, बट किसका है, टोटल का। और ऑब्वियस है जो गर्ल्स है वो कितनी बची होंगी, 25%, किसका, टोटल का। और एक्चुअल में उसी की वैल्यू कितनी है, 420।
बस यहाँ से टोटल की वैल्यू आ जाएगी, है ना। और उसने टोटल ही पूछा है 75% पूछा है। अब आप देखो इस क्वेश्चन को यहाँ तक तुम लोग डिकोड कर रहे हो। हाँ हाँ पक्का कंफर्टेबल होगा सब लोग। ठीक है, अब यहाँ पे एक्चुअल में देखो तुम्हें यहाँ पर इस चीज को यहाँ पे सॉल्व करने के लिए मैंने बताया ना मेथड 2 लगाया करो। मेथड 2 में तुम क्या बोलोगे इस चीज को, किसी भी चीज की 25% की वैल्यू कितनी है 420। ठीक है, अब तुमसे वो क्या पूछ रहा है बॉयज, बॉयज कितने परसेंट है 75%। तो 75 के लिए तुम्हें इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। तो 3 से करोगे कितना बन जाएगा 75। इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। तो ऑब्वियस है 3 से करोगे तो ये कितना हो जाएगा 1260। ठीक है, ये भी आपका प्रीवियस एग्जाम को गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चन क्लियर है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं, यहाँ तक आई होप कि ये बात क्लियर होनी चाहिए आपको। चल है क्या? हेलो, हाँ जी जी, हाँ जी। डन। चलिए, तो अब आपने इसको भी देख लिया। मान लो ये आपसे क्या पूछता, इन केस ये आपसे क्या पूछता, हाँ तो आप 4 से मल्टीप्लाई करते हो उस केस में, ये कितना बन जाता 100%। और 100% की वैल्यू ये भी किससे मल्टीप्लाई होता 4 से। अरे हाँ या ना, ठीक है डन। चलिए अब देखो ये पासिंग मार्क्स वाले क्वेश्चन है, ये कैसे क्वेश्चन है पासिंग मार्क्स वाले। तो अब पासिंग मार्क्स वाले क्वेश्चंस को कैसे टैकल किया जाए ये भी देख लेते हैं। ये आपको क्वेश्चंस, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझिएगा ये एक क्वेश्चन ही है, ये 3 क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, हाँ भाई। तो अब आपको पासिंग मार्क्स वाले क्वेश्चन है वो कहानी से देगा। वो कहानी क्या देगी, एक बार वो पासिंग मार्क्स से कम करवाएगा किसी चीज को और एक बार पासिंग मार्क्स से ज्यादा करवाएगा। यही कहानी चलती है पासिंग मार्क्स के क्वेश्चन में। क्वेश्चन चाहे कितना भी डिफिकल्ट हो जाएगा, आप खासकर देखेंगे कैट में पासिंग मार्क्स के क्वेश्चन काफी आ जाते हैं, है ना। तो अब आपके अभी 19 में क्वेश्चन है, 22 में भी क्वेश्चन है पासिंग मार्क्स का, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही चल रहा है उनके बैकग्राउंड में, बहुत कम बताएंगे। तो अब आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर जनरली एक लंबी सी स्टोरी दी जाएगी, ये तो बहुत छोटी स्टोरी है, उस लंबी सी स्टोरी का जस्ट क्या निकलेगा कि भैया एक बार किसी चीज को पासिंग मार्क्स से कम करेगा और एक बार किसी चीज को पासिंग मार्क्स से ज्यादा करेगा। मान लीजिए आप पास हो गए, पासिंग मार्क्स 30 थे, आप पास हो गए 50 नंबर ले आए, तो आपके पासिंग मार्क्स से आप 20 आगे निकल गए। ठीक है, आपके नंबर 15 ही आए तो पासिंग मार्क्स से 15 पीछे चले गए। अरे ये सिया लो, तो जब भी आपके पास आप कम रह गए हो उतना दे दो ताकि वो पासिंग मार्क्स के बराबर बन जाए। और अगेन दूसरा केस ये है हमारे पास, और जब आप आगे निकल गए तो इतना वापस ले लो उससे। फिर आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ये पासिंग मार्क्स की स्टोरी रहेगी, इसी के बेसिस पे हम हर बार पासिंग मार्क्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे चाहे क्वेश्चन कैसा भी है। हेलो भैया, आज आपको नहीं आना, आज आज आप रहेंगे क्योंकि वो भी मेरा कुछ काम उनका बाकी है, अभी वो मेरे से बात नहीं है तो कुछ वो काम कर रहे हैं। ठीक है, सो वो कह रहे हैं कि मैं कल इसको कंप्लीट कर दूंगा, फिर परसों करवा लीजिए आप इसको। वो एक्चुअली कैपल जो बनना है आपको दिखोगे साइड से, कहते वो भी जो बनेगा तब आप कर देंगे उसको। ठीक है,
तो चलिए, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। अभी अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, स्टूडेंट गॉट 23% मार्क्स एंड फेल्ड बाई 15 मार्क्स। अब देखो, किसी स्टूडेंट के टोटल मार्क्स थे टी, है ना, टोटल किसी भी सब्जेक्ट के मार्क्स थे, उसमें उसके 23% नंबर लेके आता है टी में से, ठीक है, 23% नंबर लेके आता है। अब उसके बावजूद उस वो पीछे रह गया, कितना पीछे रह गया, 15 मार्क्स से। कितने से पीछे रह गया, 15 मार्क्स से। अब ये 15 मार्क्स से वो पीछे रह गया है, तो अब उसको 15 मार्क्स दे दो ताकि वो किसके बराबर हो जाए, पासिंग मार्क्स के। ठीक है, पहली क्वेश्चन बन गई। मेरी बात बताना ध्यान से, सुनना। फादर साहब सन से बड़े हैं, कितने बड़े हैं, 30 साल। कौन बड़ा है, फादर। दोगे किसको, सन को, ताकि वो किसके बराबर हो जाए, फादर के। क्योंकि इक्वेशन जब बनानी होती है तो कम वाले को देते हैं, यहाँ कमी है, 23% में कमी है। 23% जो है टोटल का, वो कम है किससे, पासिंग मार्क्स से। कितना कम है, 15 लेस है, ये कम रह गया, तो दे दो इसको 15 के चारों को, ताकि ये किसके बराबर हो जाए, पासिंग मार्क्स के। तो ये आइडिया तुम्हें तुरंत करना है, ठीक है। इज दैट क्लियर टू यू, मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो जो कम है उसको दे दो उतना जितना वो कम है, ताकि वो उसके किसके बराबर हो जाए, ज्यादा वाले, ठीक है। और वो ज्यादा वाला इस समय पासिंग मार्क्स है। अरे यस या नो। तो आई होप कि ये बात आपको यहाँ तक की स्टेटमेंट आपको क्लियर कट समझ में आ रही होगी, ठीक है। अनदर स्टूडेंट गॉट 35% मार्क्स। अब फिर एक बच्चे के उसी सब्जेक्ट में 35% ऑफ आ रहे हैं टोटल के, और वो पास हो जाता है बाई 21 मार्क्स। इसका मतलब है वो 21 मार्क्स पास, तो मतलब आगे निकल जाता है किससे, है ना। तो ये पासिंग मार्क्स थे। एक बार आप यहाँ पे नंबर लेके आए, ये आपका पहला स्कोर है ना, ये आपका दूसरा स्कोर है। यहाँ पर आप कितने आगे निकल गए हो, 21, और यहाँ पे आप कितना पीछे रह गए हो, 15। तो यहाँ वाले को 15 देंगे और यहाँ वाले से 21 ले लेंगे, ताकि ये हमेशा किसके बराबर हो जाए, किसके बराबर हो जाए, पासिंग मार्क्स के। तो 35% ऑफ टोटल बड़ा है किससे, पासिंग मार्क्स से। साहब कितना बड़ा है, हाँ भाई 20 कितना बता रहा है, 1 मार्क्स मोर। तो भैया इससे उतना ले लो, तो इसका मतलब 35% ऑफ टोटल में से माइनस कर दो 21, ताकि किसके बराबर हो जाए, पासिंग मार्क्स की। इक्वेशन 2 बन गई। दोनों इक्वेशन में फिट कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है। दिस इज द आइडिया बिहाइंड ऑल पासिंग मार्क्स क्वेश्चन। कॉम्प्लिकेटेड सी स्टोरी सुनाते हैं, बिहाइंड में यही कहानी चलेगी। अरे यस या नो, दो इक्वेशन बनेगी और दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। चलिए आगे चलते हैं। अब अगर हम इस चीज को और डिकोड करें, तो अब आप यहाँ पे देखो, दोनों को अगर हम लोग इक्वेट करेंगे तो 23% किसका, टोटल का, प्लस 15, और ये किसका है, 35% ऑफ टोटल। मुझे जानना है परसेंटेजेस के बेसिस सेम है या अलग अलग है, सेम है या अलग अलग है, सेम है। तो परसेंटेजेस कैन बी सब्ट्रैक्टेड। अगर मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो ये इसमें से क्या हो सकता है, सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो 23 में से 35 उठाइए, कितना बचेगा, सुनना है मुझे, अरे बोलो जल्दी से, 12% ऑफ टोटल बचेगा। और इसको इधर लेके आइए तो ये कितना हो जाएगा, 36, ठीक है। अब आपके पास फिर से वही कहानी बन गई है। अरे ये से नो कि 12% की वैल्यू कितनी है, 36। अरे हाँ या ना। और आपको किसका चाहिए, मैक्सिमम मार्क्स, मतलब टोटल मार्क्स चाहिए। चलिए, तो अब आपके पास 12% की वैल्यू कितनी है, 36। तो इसका मतलब 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो ये एक्चुअल में टोटल के रिगार्डिंग चल रहा है, तो 100% किसका है, टोटल का। अरे यस या नो, ये बात समझ में आ रही है ना। ये तो 12% किसका था, टोटल का। या तो 1% अभी लगाओ, या तो वैसा मेथड 2 लगा दो। अब तो तुम्हें कहानी समझ में आ रही होगी ना, कैलकुलेशंस करनी कैसे है, ठीक है। तो अब आपके पास पहला था कि मैक्सिमम मार्क्स कितने हो सकते हैं, तो 300। अरे यस या नो। अब वो मुझे पासिंग परसेंटेज मुझे चाहिए, क्या चाहिए, पासिंग परसेंटेज। तो आपको पहले पासिंग मार्क्स निकालने पड़ेंगे। आपको पता है ना, पासिंग परसेंटेज हमेशा कैसे निकलती है, ये पासिंग परसेंटेज है, ठीक है। हमेशा पासिंग मार्क्स बाई टोटल मार्क्स इनटू 100, ऐसे ही तो करते हो। तो पहले पासिंग मार्क्स निकाल लो किसी भी एक इक्वेशन को यूज करके। सर इसको यूज कर ले, हाँ कर लो भाई। सर इसको यूज कर ले, इसको भी कर लो, जिसको मन, जो आपको इनइक्वालिटी की इक्वेशन जिसको मन करे उसको यूज कर लो। समझ पा रहे हैं। तो आप यहाँ बोलोगे सर 23% ऑफ हमें निकालना पड़ेगा 300 का, है ना, तो निकालो। नहीं तो 35% ज्यादा आसान लग रहा है तो वो निकालो, जैसा तुम्हें ठीक लगे। तो अब यहाँ पे 23% मीन्स डिवाइडेड बाई 100, और ये कितना है, 300। ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, ठीक है। तो 23 और ये प्लस 15, ये 69, और ये कितना हो जाएगा, 84 आ जाएगा।
है ना। इसको समझो ये 70 है, 69 को 70 समझो, 70 प्लस 15 कितना हो जाएगा? अरे बोलो भाई 85, और एक वापस ले लो 84। जब भी ऐसी कैलकुलेशन बने ना 70 69 प्लस 15 कंफ्यूजन होगी, इसको एक दे दो तुरंत, कितना मेंटली दे दो, 69 की जगह एक देते ही कितना हो जाएगा 70, 70 प्लस 15 कितना, 70 प्लस 15 को भी 10 ऐसे देखो, पहले 15 में क्या है 10 है, तो 70 प्लस 10 80, फिर 5 है, फिर 85, अब एक वापस ले लो 84। तो इस तरीके से मन में चलनी है कैलकुलेशन। जैसे आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ना 2 3 4 क्लासेस, तो आपकी स्पीड अपने आप बहुत अच्छी होती चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 84, और नीचे से आप कितना है 300, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे कैंसिल करो, 84/3 28% इसका आंसर आ जाएगा। और पासिंग मार्क्स तो आप पहले ही निकाल के बैठे हो, कितने थे पासिंग मार्क्स? 84। पासिंग परसेंटेज तुम लोग समझ पा रहे हो ना, पूरा क्वेश्चन डिकोडेड है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को आप दूसरे फॉर्मूले में पूछता है कई बार। ठीक है, अब देखना ध्यान से। हेलो साहब, यहाँ पर देखो, ये आपको उसने बताया था, ये पासिंग मार्क्स परसेंटेजेस हैं, ये टोटल के रिस्पेक्ट में कितनी परसेंटेज थी 23, यहाँ पे परसेंटेज कितनी थी 35। ठीक है, तो 23 और 35। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ रही है? अब इसी क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं। देखो यार, अभी बताया इतने से फेल हो गया, इतने से पास हो गया, है ना। जो मार्क्स की वैल्यू थी वो उसने किसने बताई है? वैल्यूज में। और नीचे जो स्केल चल रही है वो परसेंटेज चल रही है। अब बस इसी स्केल को चेंज करेगा, ये कहेगा इतने नंबर से फेल हो गया परसेंटेज से, इतने नंबर से पास हो गया इतने परसेंटेज से, और कुछ ना कुछ वैल्यूज। तो ये अगला क्वेश्चन है जो इसी का जस्ट रिवर्स। अच्छा, ये हो रही है, ये हो रही है, राइट। चलो, जब वो क्वेश्चन ही नहीं है तो आगे कहीं मिलेगा तो हम देख लेंगे। इसमें 2 मॉडल्स बन जाते हैं कई बार। ठीक है, तो ये वाला मॉडल समझ में आ गया आपको? सबको क्लियर है? ठीक है, स्टोरी पीछे की क्लियर है? हमेशा पासिंग मार्क्स में क्या बनेगी? 2 इक्वेशन, एक पासिंग से पहले की, एक पासिंग के बाद की। तो आपको दिमाग में हमेशा फिक्स होना चाहिए, पासिंग मार्क्स के क्वेश्चन 99% ऐसे ही बने हैं, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो। अब यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन को तुम देखो और इस क्वेश्चन को मुझे बताओ कि तुम क्या समझ रहे हो। तुम यहाँ पर क्या समझ रहे हो? ये स्पेंडिंग जो हो रही है 40 25, ये किसकी हो रही है? टोटल के रिस्पेक्ट में हो रही है। आप मार्केट में टी पैसा गए लेके गए, आपने स्पेंडिंग 40% उसका किसमें खर्च कर दिया? टोटल का मशीनरी में, है ना। फिर उसके बाद 25% टोटल का किसमें खर्च कर दिया? बोलो, टोटल का बिल्डिंग में, है ना। तो यहाँ पर इसी तरीके से फिर 15% आपने टोटल का किसमें खर्च कर दिया? रॉ मटेरियल में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है इसका? और फिर लास्ट में 5% किसमें खर्च कर दिया? टोटल का फर्नीचर। तो ये सब जोड़ोगे तो ये कितना बैठेगा? 85% ऑफ टोटल तो आपने खर्च कर दिया। ये तो आपने खर्च कर दिया, तो बचा कितना है आपके पास? 15% ऑफ टोटल बचा है। आप ये सब क्यों कर पा रहे हो? बिकॉज बेसिस आर सेम। अब मेरी बात समझने की कोशिश करना। आपको मैं 2 सिचुएशन बताता हूँ, दोनों सिचुएशन एग्जाम में पूछता रहता है। पहली सिचुएशन ये है कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मैं आपसे ऐसे ही पूछूंगा, ठीक है, तो भैया आप मार्केट में लेके गए, पैसे लेके गए 5,000 रुपए, 5,000 में से पहले आपने 10% खर्च कर दिया, किस पे? मेकअप पे। फिर उसके बाद 20% खर्च कर दिया क्लॉथ्स पे, फिर 30% खर्च कर दिया एंटरटेनमेंट पे। आप हर बार टोटल का 5,000 का खर्च कर दिए। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो इसका मतलब है कभी भी जब वो मेंशन नहीं कर रहा है तो टोटल के रिस्पेक्ट में ही खर्च हो रहा है पैसा। जो 5,000 लेगी थी उसका 10%, 20%, 30% जो भी खर्च हो रहा है वो टोटल का खर्च हो रहा है, 5,000 का खर्च हो रहा है। तो आप इनको ऐड कर सकते हो क्योंकि इनके बेसिस क्या है? सेम है। इनके बेसिस क्या है? सेम। व्हेन बेसिस आर सेम देन परसेंटेज कैन बी एडेड। अच्छा, जो टोटल पैसा आप लेके गए हो मार्केट में, कितना लेके गए हो? कोई भी वैल्यू की 100% है, तो 100% लेके गए थे जिसमें से 85 एग्जॉस्ट हो गया, तो बचा कितना है? 15%। अब मैं यहाँ पे आपसे दूसरी बात बोलता हूँ, दूसरी बात को फर्क समझना। मैं ये कहता हूँ, आप मार्केट में गए 5,000 रुपये लेके गए, उसका आपने 5,000 का 10% खर्च कर दिया। 5,000 का 10% 500 रुपये, ठीक है। 500 रुपये आपने किस पे खर्च कर दिया? मेकअप पे। अरे यस या नो? तो जैसे ही आपने 500 रुपये खर्च किया, अब मैं आगे जो स्टेटमेंट बोल रहा हूँ उसके पर ध्यान देना। तो ऑफ रिमेनिंग आपने भी 20% खर्च किया। हेलो, क्या मैंने बोला? ऑफ रिमेनिंग, मैंने बेस बदल दिया।
पहले बेस 5000 था, जैसे मैंने बोला ऑफ रिमेनिंग, अभी बेस 4500 रुपए हो गया, क्योंकि 5000 में से 500 आपने खर्च कर दिया, तो बचा कितना 4500। उस 4500 में आपको मैं बोला 20% आपने और खर्च किए, तो इस तरह 900 रुपए और खर्च कर दिए। और फिर तीसरी स्टेटमेंट, तो 900 रुपए से कम कर दोगे तो ये बन जाएगा आपका 3600। तो 3600 का मैंने लिखा, फिर आपने ऑफ रिमेनिंग का 10% खर्च कर दिया, तो 36% का फिर 10% खर्च करोगे। तो अब इन परसेंटेजेस को तुम ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि इनके बेसिस अलग अलग है। पहले बेस 5000 था, फिर बचे हुए का, फिर बचे हुए का। तो आप यहाँ पे हमेशा एग्जामिनर के पॉइंट पे ध्यान देना, वो क्या बात कर रहा है, ऑफ रिमेनिंग बोल रहा है या फिर सीधे सीधे टोटल के स्टेट में बात कर रहा है। टोटल के स्टेट में बात कर रहा है तो ये कुछ चीज ऐसे वाली आएगी, इसमें हमेशा बेसिस सेम है, सीधे सीधे ये परसेंटेजेस क्या हो सकती है, ऐड हो सकती है। अरे यस या नो? तो यहाँ पर इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखना है। तो अब अच्छा इस क्वेश्चन में बात कर लीजिए, इसमें तो बेसिस सेम ही है, ठीक है। तो अब आप ये देखो वो क्या कह रहा है, उसके पास जब सब कुछ खर्च कर दिया तो बैलेंस कितना बच गया, है ना? तो बैलेंस ही बच गया। इसका मतलब है इस बचे हुए की उसने वैल्यू बता दी है, इस बचे हुए की क्या बता दी है, वैल्यू। ये कितनी है 130500। आपको मेरी बात यहाँ पे समझ आ रही है? तो इसका मतलब है अब आप क्या बोलोगे, 15% ऑफ टोटल किसके बराबर है 130500। अब इसके लिए तो मैंने आपको दो मेथड सिखाए हैं, ठीक है। पहला मेथड है परसेंटेज ऑफ बी, इसको ओपन करो, डिवाइड बाय 100 करो, इनटू टोटल ये 130500। यहाँ से आपके पास क्या आने वाला है, टोटल आने वाला है ना? आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे परफेक्टली ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना? अरे हाँ ना तो बोलो 130500 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 15। अगर 15 की तंगी है तो 5 से कैंसिल कर लो, फिर एक बार और कैंसिल कर लेंगे, है ना? तो यहाँ पर आप इसको 5 से करेंगे तो 3 टाइम जाएगा, और ये 5 से करेंगे तो ये कितने टाइम जाएगा, हाँ 26100 इन्होंने निकाला है। और ये देखो ये भी इससे क्या हो जाएगा 870, हाँ तो ये इसके साथ जा रहा है, ये इसके साथ जा रहा है 8700, है ना? तो ये 8700 तो है ही है, और 2 जीरो साथ में, तो ये मेरा ऑप्शन है। ये एक्चुअल में एग्जाम का ही क्वेश्चन है, जितनी भी ये शीट है ये फाउंडेशन की शीट के साथ साथ इन सब एग्जाम्स की ही बिट्स है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया क्या, हमारे पास बेसिस सेम है तो परसेंटेज मजे से ऐड कर लो, और फिर या तो ए परसेंटेज होगी या तो दूसरा वाला जो ट्रिक बताई थी वो क्या बताया था कि किसी भी चीज की 15% की वैल्यू कितनी है 130500। तो 15% से पहले 1% बनाओ, 1% के लिए दोनों साइड डिवाइड करना पड़ेगा, है ना? और इसको फिर बाद में हमें चाहिए तो 100% ही, तो दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, है ना? तो आप मेरी बात समझ गए होंगे यहाँ तक, ठीक है साहब? ये भी 87 ऐसे करके वैल्यू आ गई, ठीक है साहब? तो यहाँ तक इसको देख लीजिएगा, क्या आपको ये बातें समझ में आ रही है सबको, ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट अभी भी वही पुराने वाले फिर से यहाँ पर पिछली क्लास में मैंने तुम्हें एक रूल बताया था 37.5% कितना होता है 3/8 बताया था ना, 1/8 की फैमिली है ना? तो अब आप देखो अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 3/8 और गिव 0। देखो इसका मतलब है नंबर तो पहले n था और उसको कितना बढ़ा दिया गया है, उस नंबर को 3/8 ऑफ नंबर और बढ़ा दिया गया है। मतलब जो नंबर था वो तो n था ही था, उसको कितना बढ़ा दिया गया 3/8 ऑफ नंबर और बढ़ा दिया गया, और इसके बाद जो हमें मिलता है वो कितना मिलता है 33। तो फिर से यहाँ पर ये कहानी है, ठीक है? तो अब आप इस चीज को यहाँ पर ऐसे भी मतलब देख सकते हो, तो ये 1 प्लस क्या हो जाएगा 3/8 और ये कितना हो जाएगा 33। इसको आप थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, 8 एलसीएम ले लीजिए, ऊपर कितना आएगा 8 + 3 दैट इज 11, है ना? अरे एलसीएम लेना आता है नहीं आता है? यस सर। तो 11 कितने टाइम 3 टाइम, तो नंबर कितना हो जाएगा 20, ठीक है ना? तो आपको मेरी बात समझना, देखो ध्यान से मेरी बात समझना, जब भी मैं ऐसे कहता हूँ ना, देखना मैं ऐसे बोलता हूँ कि यार पहले कोई नंबर था, नंबर मतलब खुद का कितना था 100%, वो नंबर 37.5% बढ़ा दिया गया, ठीक है? इसका मतलब है अब नंबर जो हो गया है वो कितना हो गया है 100 तो सही 137.5% हो गया, बट इसको मैं ऐसे करके हमें कुछ अचीवमेंट नहीं मिलने वाला है, मेरी बात समझना, ठीक है? और वो यही बता रहा है कि 137 पॉइंट की वैल्यू 33 है, और वो कह रहा है कि 100% मतलब नंबर की वैल्यू क्या होगी। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? फिर से समझ लें इस बात को, ठीक है?
तो आप देखो पहले नंबर खुद का क्या होता है 100%, वो कितना बड़ा है यहाँ 37.5। मैं आपको इंटरप्रिटेशन बता रहा हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, बिल्कुल क्लैरिटी से चीजें समझ में आए। कोई भी चीज पहले 100% थी, उसमें 37.5% बढ़ा दी गई, एक्चुअल में 137.5 होगी, जिसकी वजह से वो नंबर अब कितना हो गया आज की डेट में 33 हो गया। अब वो कह रहा है कि पहले नंबर कितना था, तो पहले तो 100% थी, तो उसी की वैल्यू पूछ रहा है। अब इसी क्वेश्चन को तुम अगर डिकोड करोगे, मैंने आपको एक कसम दी थी लास्ट क्लास में, हाँ तुम दोनों मस्त हो गए, तो ये होगी और होगी ना, धीरे धीरे लोग लेते हैं देख के, है ना, आ जाओ होश में आ जाओ। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ तुम्हें लास्ट क्लास में कसम दी थी, जब भी डेसिमल में परसेंटेजेस देखेंगे तो आपको तुरंत फ्रैक्शन यूज करना। क्या यूज करना है? फ्रैक्शन। और तुम जानते हो 100% किसके बराबर होता है 1/1 के, और 37.5 33/8 के। इसको अगर तुम सॉल्व करोगे ना तो ये चीज कितना आ जाएगा 11/8, और यही वो नंबर के बराबर है ना। इसके बाहर तो चल तो नंबर ही रहा है ना, जैसे आप नंबर को लिखोगे तो 1/1 मतलब 100%। ठीक है, तो ये वाली बात है। इसको वो कह रहा है कि ये जो 11/8 है इसकी वैल्यू कितनी है 33, तो इसको इससे कैंसिल कर दो, n की वैल्यू 24 आ जाएगी। समझ पा रहे तुम लोग? पक्का? ठीक है, तो ये ऐसे हम लोगों को इसको डिकोड करना है। ठीक है, ये सब पुरानी चीजें हैं जो हम लोग जस्ट चोजन क्लास नहीं। अच्छा, ये कुछ नई चीजें, अब हम लोग थोड़ा सा इसके तरफ रुझान करेंगे। ठीक है, चलिए भाई, कितने रूल हो गए थे पिछली क्लास में? 6 रूल हो गए थे। 7th रूल में आपको बता दूं, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लाइंग। आज की क्लास में यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मुझे आपसे एक बात पूछनी है, मेरे पास ना पहले 4 चॉकलेट थी, मेरे पास पहले 4 चॉकलेट्स थी, और बाद में मैंने उसको चॉकलेट को डबल कर दिया, मतलब 8 हो गई। तो मेरे पास चॉकलेट कितने टाइम्स हो गई है? 2 टाइम्स हो गई। मेरी चॉकलेट कितने टाइम हो गई? 2 टाइम्स हो गई। तो इसी चीज को अगर आप बोलते हो तो बोलते हो मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहाँ पे 2 का है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ, मेरे पास चॉकलेट 4 थी बट वो चॉकलेट बढ़ के 7 हो गई है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? अब तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर तुमने सोचा कैसे? एक्चुअल में ये थी फाइनल, और ये क्या थी इनिशियल। तुमने क्या सोचा? फाइनल बाई इनिशियल। फाइनली तुम्हारे पास कितनी थी 8, इनिशियली कितनी थी 4, तो इसीलिए तुम्हारे पास मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितने का आया 2 का आया। कि मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो यहाँ पर अगर हमें टेंशन हो रही है मल्टीप्लाइंग फैक्टर सोचने के लिए, तो हमें यही सोचना है कि फाइनल बाई इनिशियल क्या है। तो फाइनली चॉकलेट कितनी है 7, इनिशियली कितनी थी, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी 7/4 का होगा। थोड़ा अटपटा है बट लेकिन इतने टाइम्स का मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया। अब इसका मतलब क्या है, इसको भी हम लोग डिकोड करते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होती है, आगे से ध्यान रखना है, फाइनल बाई इनिशियल, है ना। मल्टीप्लाइंग फैक्टर को देसी में क्या बोलेंगे? फाइनल बाई इनिशियल। अब आ जाइए, अब आप समझना, मेरे पास एक x कोई एक वैल्यू है, ठीक है, और ये x जो है वो 20% बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है जो पहले वैल्यू थी वो x थी, वो 20% और बढ़ गई, तो x के साथ 20% ऑफ x और आ जाएगा। ये तो होगा। अब इसी चीज को अगर मैं और देखूं, थोड़ा सा और इसके एनालाइज करूं, तो आप जैसा कि जानते हो 20% मींस डिवाइडेड बाय 100, और ऑफ मीन मल्टीप्लाई। और आप यहाँ से जानते हो, अगर मैं यहाँ से x कॉमन ले लूं तो x कॉमन आ जाएगा, तो ये कितना आएगा 20/100। ठीक है, तो ये कितना होने वाला है 120/100। अरे यस या नो तो बोलो। ठीक है, तो यहाँ पर आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो एक्चुअल में तुम्हारा जो x था वो अभी बढ़ के इतना हो चुका है। ये बात सबको समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अब तुम कहोगे सर ये चल क्या रहा है। देखो भैया, x कैन बी योर सैलरी। मान लो तुम्हारी सैलरी थी 10,000, है ना, वो सैलरी 20% बढ़ गई। तो तुम अब देखो, ध्यान से सुनना, ध्यान से, तुम कर क्या रहे हो, तुम ये प्रोसेस पूरा लिखोगे, तो ये तो बड़ा लंबा प्रोसेस है, और क्वेश्चन में ऐसे स्टेप 4 बार आएगा, एक ही क्वेश्चन में 4 बार ये चीज करनी पड़ेगी। ठीक है, जब प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस आएंगे तो इसके लिए हमें शॉर्टकट चाहिए। इतना लंबा बार बार 4 स्टेप लिखेंगे तो क्वेश्चन कब सॉल्व करेंगे? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो अब इसी के लिए हम लोग मेथड 2 के लिए जा रहे हैं। अब मेथड 2 क्या है यहाँ पे, ध्यान से सुनना, इसी बात को बता रहे हैं। अभी तो मैंने आपको बताया x क्या है, x कैन बी सैलरी, x कैन बी टर्नओवर, x कैन बी एनीथिंग।
ठीक है, x कुछ भी हो सकती है। तो अब वहां से अगर हम आगे बात कर रहे हैं तो अब आप यहाँ पे देखिएगा x हमारे पास कोई एक वैल्यू है और ये 20% बढ़ गई। अब तुम यहाँ पर क्या सोचोगे, x के साथ एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा। अब तुम ये भी जानते हो मल्टीप्लाइंग फैक्टर और कुछ नहीं होता, फाइनल बाई इनिशियल होता है। ठीक है, तो तुम्हें अब क्या सोचना है, देखो कोई भी चीज 20% बढ़ी, इसका मतलब पहले कितनी थी 100, बाद में 20 बढ़ गई तो कितनी हो गई है 120। तो ये फाइनल है और ये क्या है इनिशियल है। तो इसका मतलब सीधे यहाँ से तुम ये चीज लिख सकते हो 120 बाई 100। जो चीज तुमने स्टेप में लिखी थी, सॉल्व की थी, उसको तुम मेंटली लिख सकते हो। तो मैंने बस दिखाने के लिए लिखा है, अरे यस या नो। ठीक है, तो आपको ये आइडिया लग रहा है कि ये जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है ये तो नॉर्मल अप्रोच है, हमें इसको लिखना कैसे है, हमें लिखना इसको शॉर्टकट से। अरे यस या नो, इसको हमें शॉर्टकट से लिखना है। इतना नोट कर लिया, मैं आगे बढ़ूंगा। तो इधर सुनो, एक बार फिर मैं नोट करने के लिए टाइम दूंगा। इधर देखो वापस आओ, मेरे पास कोई एक्स वैल्यू है, वो 30% बढ़ती है। कितनी बढ़ती है 30%। तो इसका मतलब x तो हाई था, इसके साथ क्या आएगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो x के साथ मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा, तो मतलब 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 130। और ये क्या है फाइनल, ये क्या है इनिशियल। तो ये कितना हो जाएगा 130 बाई 100। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही तुमको? ठीक है, अब इसको तुम डायरेक्टली लिखना सीख रहे हो, अरे यस या नो। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि तुम्हारे पास x एक वैल्यू है और वो 70% बढ़ गई है, तो तुम क्या बोलोगे सीधे, कितने थे पहले 100, कितने हो गए 170, है ना। 100 थे, 70 बढ़ गए, 70 बढ़ गए, तो ये कितना हो गया फाइनल बाई इनिशियल। अब तुम्हें ये लिखना आ गया है नहीं लिखना आ गया, जल्दी बात बताओ, अरे यस या नो। अब तुम अगर ये लिखना जान ही चुके हो, लिखना जान गए हो ना ये वाली बात। अब देखो तुम्हें मैं परसेंटेज डिक्रीज भी समझा देता हूँ, यहीं पे हाथ के हाथ, फिर इकट्ठे नोट कर लेना। तुम्हारे पास कोई x वैल्यू थी, अगर मान लो यही वैल्यू 20% डिक्रीज हो गई, मतलब x में कमी आ गई, किसकी 20% ऑफ x की, यही है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, x बाहर कॉमन ले सकते हो, फिर से इसको थोड़ा एक स्टेप और लिख देते हैं। x 20% को कैसे लिखेंगे 20 बाई 100 इंटू एक्स। तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा x, ये कितना हो जाएगा 20 बाई 100। तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा कम्स आउट टू बी 80 बाई 100। अब इस चीज को तुम ऐसे भी कर सकते हो, या तुम इसको अदरवाइज ऐसे भी सोच सकते हो, x थी 20% कम हो गई, तो x के साथ क्या आएगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अब सोचो पहले कितना था 100, 20 कम हो गई तो कितनी हो गई 80, तो ये कितना हो गया फाइनल बाई इनिशियल। और फाइनल बाई इनिशियल का कैसे लिखेंगे x 80 बाई 100। अरे हाँ या ना, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप की ये बात समझ में आ रही होगी तुम्हें। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, ये तुम्हें हर स्टेप में लिखना पड़ेगा। पूरा SI CI यही है, पूरा प्रॉफिट लॉस यही है, कुछ और है ही नहीं। ठीक है, तुम सोचोगे चैप्टर में कोई नया पढ़ोगे, तुम्हें यही पढ़ना है, परसेंटेज डिक्रीज, और इससे पहले जो मैंने बताया था वो था परसेंटेज इंक्रीज। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए।
चलिए फिर आगे भी बस ये रहेगा बस अगली क्लास से तुम्हें ये सब याद होने चाहिए दिमाग में, तो तुम बनोगे तेज, नहीं तो बने रहोगे स्लो। समझ रहे हो? तो बेसिक क्लासेस जो ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय सिखाया जाता है ना बच्चों को आराम आराम से, अगली बार बच्चे याद करके आते हैं तो भी सेंटेंस बनाया जाता है। समझ पा रहे? तो आइए इसको भी नोट करिएगा फटाफट। ऊपर के वो दो एग्जांपल्स हैं, नीचे फिर से एक कॉन्सेप्ट है परसेंटेज डिक्रीज का। तो देखा वो जो स्टेप हमें लिखने पड़ रहे हैं, ये देखो ये स्टेप है, वैसे ये मेथड 2 है शॉर्टकट, ये मेथड 1 है। चले तो अब तुम लोग सब कुछ सीख गए हो, अब तुम लोग बन गए हो तो अब चलेंगे आगे और कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है? हाँ या ना बोलो, ठीक है? चलें आगे। तो आइए साहब इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है? अब आप यहाँ पे देखिएगा, कोई एक विलेज है जिसकी पॉपुलेशन कितनी है, जिसकी पॉपुलेशन कितनी है सर? 5000। तो ये 5000 इस विलेज की पॉपुलेशन है। अब क्या हो रहा है, इसकी पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, कितने से इंक्रीज कर रही है? 20% से। अब आपको एक बात समझनी है ध्यान से, तो इसका मतलब है ये मेरा वही x है, x के साथ मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर आता था, तो x तो मैं ऐसे ही लिखूंगा और साथ में क्या लिखूंगा? मल्टीप्लाइंग फैक्टर। और मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? 100 की वैल्यू कितनी बढ़ गई? 120। ये क्या होता है? फाइनल। ये क्या है? इनिशियल। और यहाँ पे 5000 इंटू फाइनल बाई इनिशियल मैं इस चीज को लिख दूंगा, तो ये कैंसिल आउट करूंगा, इससे ये कैंसिल करूंगा, तो ये कितना हो जाएगा? 6000। अरे हाँ ना तो बोलो, ठीक है? तो अगेन अब ये जो 6000 है ये एक बार हुई है या दो बार हुई है इंक्रीज? दो बार। अब आप बताओ अगले साल ये वैल्यू फिर से कितनी बढ़ेगी? 20% फर्दर पॉपुलेशन और इंक्रीज होगी। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है, आप 5000 को बढ़ाओगे या 6000 को बढ़ाओगे? 6000 को। तो बढ़ी हुई वैल्यू पे आपका लगेगा, है ना? तो अगेन अब आपके पास फिर से वही कहानी है। अब तुम्हें जरूरी है कहानी बार बार उतनी लेंथी लिखनी? यहाँ पे 6000 लिखो, यहाँ पे ये 100 वैल्यू कितनी हो गई है? 120। फिर से क्या लिखोगे? फाइनल बाई इनिशियल। तो फाइनल बाई इनिशियल लिखोगे तो 120 बाई 100, ये कैंसिल हो गया, ये इसके साथ कैंसिल हो गया। 12 इंटू 6 72 होता है, तो 7200 आंसर आ गया, ठीक है? तो फाइनली तुम्हारी पॉपुलेशन 2 साल के बाद कितनी हो जाएगी? 7200। ये बात कितने लोग समझ चुके हैं? रेज योर हैंड। सबको आ गई? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसका मतलब आप जब मैं लेवल बढ़ाऊंगा तो आप कंफर्टेबल फील करोगे। तो इसको नोट डाउन कर लो फटाफट, क्वेश्चन छोड़ देना, है ना? ये सॉल्यूशन नोट कर लेना, क्वेश्चन के लिए स्पेस छोड़ दिया करो, ठीक है? कभी नोट करना तो क्वेश्चन शॉर्ट में नोट कर लिया। कई बार हम लोग इसी क्वेश्चन को कैसे करते हैं, समझना, इसी चीज को जब एग्जाम में करेंगे तो कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन एक्चुअल में एग्जाम का ही है, अगेन ये भी सीजीएल की क्वेश्चन, ठीक है? तो ये क्वेश्चन एग्जाम का ही है, ठीक है? मैं तुम्हें शुरू में बताता हूँ कि तुम एग्जाम में क्वेश्चन कैसे करोगे इसी सेम क्वेश्चन में। चलिए
आप एक चीज़ समझिएगा, कल मैं आपको एक जस्ट ऐसे ही बता रहा हूँ, अभी 2 महीने बाद कुछ एग्जाम्स वगैरह हैं गवर्नमेंट के, तो कल बच्चे ऐसे कहते हैं सर पॉइंट तो हो जाएगी, DI नहीं हो पाती है। मैंने कल DI पढ़ाई, ठीक है, DI पढ़ाई, DI लोगों को क्लियर होता है काफी। मैंने एग्जाम में सीधे वो भी PO के सेट उठाए, 4 सेट उठाए, बना दिए सारे 4 सेट, और बनवाए बच्चों ने भी बनाए सारे, ठीक है। वहाँ पे सब ये परसेंटेज का ही एप्लीकेशन था, जो भी परसेंटेज में अच्छा है वो DI में अच्छा है। ये बात समझ लो, सीधी सी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो अब आप यहाँ पे मेक श्योर कि आप DI अच्छी करनी चाहते हो तो परसेंटेज आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अब आ जाइए, इसी क्वेश्चन को मैं अगर और तरीके से अप्रोच करता तो सबसे पहले मेरे पास कितनी वैल्यू थी, 5000, ठीक है। मेरा वैल्यू कितने से आपने बढ़ाई है, 20% से, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना था, 120/100, ठीक है। अब ये मेरी बढ़ी हुई वैल्यू थी, ये एक बार और बढ़ेगी, इसका मतलब एक बार और मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 120/100। भाई आपके पास जो पॉपुलेशन थी, आप यहाँ के बाद क्या लिख रहे हो, यही चीज तो लिख रहे हो, 5000 × 120/100। मैंने यहाँ इसको सॉल्व किया, सॉल्व मत करो इसको, यहाँ पे ऐसे ही लिखो, ठीक है। फिर दोबारा फिर 20% बढ़ी, तो जो बढ़ी हुई वैल्यू थी वो फिर से उसके साथ फैक्टर क्या आ गया, 120/100, तो 2 बार फैक्टर आ गया ना, यही तुम्हारी फाइनल आंसर है। अरे यस या नो? तो ऐसे वाले केसेस में कई बार क्या होता है, ये तो 20 हो सकते हैं, 40 हो, तो कैंसिलेशन होने के चांसेस होते हैं इससे, ठीक है। अब आप देखो इसको कैंसिल करोगे, ये इससे गया, ये इससे गया, ये 12 × 12 144 होता है, 144 × 5 जो भी आप सोल्व करेंगे वही 7200 ही आएगा, ठीक है। इसको सोल्व करके भी कितना आएगा, 7200। अब ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो आपको जरूरी नहीं है मैंने गोले गोले बनाए सॉल्व करता गया हूँ साथ के साथ, मत करो, लास्ट में इकट्ठे सॉल्व करो, ठीक है। अरे यस या नो? आप समझ पा रहे हो ना? ये मैंने जस्ट आपको एक वे बताया है, इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। अच्छा जी सर, ये तो आपने बता दिया सॉल्यूशन की दूसरा ट्रिक, और भी कोई तरीका है? हाँ और तरीका भी है, सुनो ध्यान से, ये समझ में आ गया सबको, नोट डाउन भी कर लिया सबने, ठीक है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, तुम एक चीज बताओ, तुम्हारी कोई भी वैल्यू थी वो 5000 थी पहले, अरे हाँ ना तो बोलो, और तुम्हें कसमें क्या दी गई है कि कोई भी वैल्यू खुद की कितनी होती है, तो 100% की वैल्यू कितनी थी, 5000, और उसको कितने परसेंट बढ़ाया जा रहा है, 20%, 20% बढ़ा रहे हो तो 10% की वैल्यू तो तुम सीधे लिख सकते हो, कितनी है, 500, तो इसका मतलब है 20% एक 10 और लिखना था, अरे यस या नो? तो एक्चुअल में 20% का मतलब कितनी वैल्यू हो गई, 1000 होगी, अरे यस या नो? 20% की वैल्यू कितनी होगी, 1000, इसका मतलब है 5000 तो थी, 1000 और बढ़ गई, तो ये वैल्यू कितनी हो गई है, 6000 एक साल के बाद, यस या नो? मतलब तुम ये अपनी वही कैलकुलेशन स्टेप नंबर 3 या 4, रूल नंबर 3 या 4 से कर सकते हो, जिसको मैंने बोला था एनी नंबर इज 100% ऑफ इटसेल्फ, उससे भी कर सकते हो। अब फिर से वही कहानी, अब तुम 6000 के पास आए हो, 6000 को क्या बोलोगे, तुम खुद के कितने हो, 100%, और 100% की वैल्यू कितनी है, 6000, तो 10% की वैल्यू कितनी होगी, 600, फिर से 10% की वैल्यू कितनी होगी, 600, वैसे तो इसको डबल भी कर सकते हैं, तो 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1200। इसका मतलब है 6000 में फिर से कितना बढ़ेगा, 1200 और बढ़ जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7200। सर ये भी बढ़िया है, हाँ ये भी बढ़िया है, ये वही है, एनी नंबर इज 100% ऑफ इटसेल्फ। अरे यस या नो? पहले 20% बढ़ा, फिर 20% बढ़ा, 20% बढ़ा 1000, तो 5000 हो गया 6000, और फिर 6000 को फिर 1200 बढ़ा दिया, तो 1200 हो गया। सो आई होप कि ये बात सभी को समझ में आनी चाहिए, ठीक है। कितने लोग यहाँ तक कंफर्टेबल है, रेज योर हैंड। तो इट इज द सेकंड मेथड टू अप्रोच दिस क्वेश्चन, दिस इज ओनली अ परसेंटेज कैलकुलेशन मेथड, ठीक है। और ये क्या था सर, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर अप्रोच थी, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर अप्रोच थी। आई होप कि ये बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। तो भाई लोगों, आई होप डन है, सब कुछ कहानी सही है। चले चले आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को तुम देखो, ये भी क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर्स एग्जाम का ही क्वेश्चन है। तो अब आप यहाँ पे देखिएगा, अ फॉरेस्ट कवर इन टाउन ए 2002 में, ठीक है। तो भाई यहाँ पर एक फॉरेस्ट है, ये 2002 की बात कर रहा है, ये फॉरेस्ट जो है टाउन ए में कितना था पहले, 1200 था, ये कितना बढ़ गया पहले, 5%,
तो ये बड़ा फॉरेस्ट बन गया होगा, यस या नो? फिर इसके बाद यही फॉरेस्ट फिर से कितने का बढ़ा, 10%, तो ये और बड़ा फॉरेस्ट बन गया होगा। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तुम्हें फॉरेस्ट क्या हो गया है, 2002 से 2003 तक एक बार बढ़ा फॉरेस्ट, और 2003 से 2004 तक एक बार बढ़ा। अब वो बोल रहा है 4 में फॉरेस्ट की वैल्यू कितनी है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब आप यहाँ पे देखो, आपने क्या सीखा है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 105। अरे यही सीखा था, नहीं सीखा था? ठीक है। और यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 110। तो सबसे पहले ये जो वैल्यू है 1200, इसके साथ मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा, और मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है, फाइनल बाई इनिशियल। तो आपने लिख दिया यहाँ पे। और ये जो बढ़ी हुई वैल्यू है ये फर्दर फिर बढ़ रही है, इसका मतलब है 1200 इंटू 105/100, ये बढ़ी हुई वैल्यू के साथ फिर से एक बार मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा फाइनल बाई इनिशियल करते हुए। तो फाइनल कितना है 110 और इनिशियल कितना है 100। क्या ये आपकी बात समझ में आ रही है सबको? इसी को सॉल्व करना है। अब आपको क्लियर हो गया है ना पैटर्न की मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे चलेगा। तो अब यहाँ से ये इससे कैंसिल हो गया, और यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसको, इससे ये वैसे 21/20 है, ठीक है, ये आपको याद भी होना चाहिए, बहुत स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है। तो यहाँ पे ये 21/20 और ये है 11/10, तो 1 2 1 2 यहाँ से पूरा कैंसिल हो गया। और इसको इससे कैंसिल करेंगे, कितने टाइम जाएगा, 6 टाइम, 6 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 66, 66 इंटू 21, इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। हाँ, तो 1386। लेकिन अब आप देखो ये मेथड इससे टफ है, एग्जाम में इससे नहीं करना है इसको, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर अप्रोच है, हमें उसी अपने जुगाड़ वाले मेथड से करना है जो परसेंटेज कैलकुलेशन वाला है। हम लोगों ने क्या सीखा है, ये बात समझ में आ गया है ना आपको? क्लियर है ना ये वाला मेथड कि कैसे हो रहा है, कैसे आप इसको अप्रोच करते हो? अब आ जाइए जो आपका एक्चुअल में जो मेथड 2 है, तो वो वही है परसेंटेज कैलकुलेशन, कि यार आपके पास जो वैल्यू है ना पहले 1200, वो खुद की कितनी है 100%, 100% की वैल्यू कितनी है 1200। अब देखो मेंटली करो इस चीज को, 10% की वैल्यू 120 होगी, उसका आधा कितना होता है 5%। ऐसे नहीं बैठे, देखो 10% मतलब 1 प्लेस डेसिमल फ्रॉम राइट ऑफ साइड, है ना, ऐसे ही मन में सोचना है। तो वो 120 तो 10% की वैल्यू है, 5% की वैल्यू चाहिए मुझे, है ना, तो 5% की वैल्यू चाहिए, तो मेरे को कितना लगेगा 60। ठीक है, इस तरीके से मेंटली करना है इसको। ठीक है, तो 1200 तो था ही था, 60 और ऐड हो गया, ये कितना हो गया 1260 हो गया। अब और आगे बढ़ेंगे, कोई भी वैल्यू खुद की कितनी होती है 100%, 100% की वैल्यू कितनी है, तो 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 126, ऐड कर दो इसमें 126, ये कितना हो जाएगा 1386। अरे यस या नो? क्लियर है ना सबको? डन, चले आगे। तो आपके पास अल्टरनेटिव वेज होते हैं क्वेश्चंस को करने के, है ना, तो आप देखोगे कैसे निपटा लेंगे। चले आगे, फटाफट नोट कर लीजिए। ये शीट का लास्ट क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, ये शीट नंबर 1 हमारी पूरी खत्म हो गई कॉम्पिटिशन। अब हम लोग सेकेंड शीट में जा रहे हैं। तो मैंने अभी आपको केवल मल्टीप्लाइंग फैक्टर सिखाया, अब मैं कुछ और चीजें भी आपको यहीं पे साथ के साथ बताता हूँ। मल्टीप्लाइंग फैक्टर में स्टैंडर्ड पेयर भी होते हैं। तो मेरा रूल कितने हो चुके हैं 7 हो चुके हैं। अब आइए आपको मैं 8th रूल बताता हूँ, ये नोट कर लिया सबने मैंने? ठीक है, डन है, जल्दी कीजिए फटाफट। चलिए, जैसे नोट नहीं किया पीडीएफ से नोट कर लेना, सुनना ध्यान से। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ और बताने जा रहा हूँ, ठीक है, थोड़ी स्पीड बढ़ाओ लिखने की, है ना, थोड़ा थोड़ा हर क्लास में इम्प्रूवमेंट आना चाहिए आपके अंदर।
ठीक है, थोड़ा सा स्पीड अप करो, राइटिंग भी मेंटेन करनी चाहिए, ऐसे नहीं राइटिंग बहुत लंबी कर दी, प्रेजेंटेशन के साथ स्पीड बढ़ानी है। ठीक है, तो अब वापस आओ यहाँ पर इस चीज को देखते हैं। हमारे पास अब मैं रूल नंबर किसके पास आ रहा हूँ, 8 के पास। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इंक्रीज एंड डिक्रीज पेयर। क्या है ये, एक बार देख लेते हैं। जैसे मानिए हमारे पास एक आदमी है, एक उसकी सैलरी जो है, उस आदमी की जो सैलरी है वो 10,000 है। ठीक है, क्या हुआ, उस आदमी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, उस आदमी ने क्या दी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, तो कंपनी ने उसको अप्रेजल दे दिया, 25% की सैलरी बढ़ा दी सीधे। ठीक है, अब उसकी सैलरी नहीं आ जाएगी, कुछ S1 हो जाएगी, कुछ नई सैलरी S तो रहेगी नहीं, S1 सैलरी बन जाएगी। अब फिर क्या हुआ, उस आदमी ने कुछ गड़बड़ की वहाँ कंपनी में, अगले साल उसकी सैलरी 20% से घटा दी है। अब यहाँ पे देखो उसकी सैलरी अब फिर से वही नहीं रहेगी, क्या बन जाएगी, S2 बन जाएगी। इनिशियल सैलरी S थी, 20% 25% पहले बढ़ा दी, फिर 20% क्या कर दी, घटा दी। अब मेरी बात यहाँ पे सुनना, ठीक है, तो अब आप यहाँ पे समझिएगा, आपको मैंने क्या बताया, यही है आपका x, अरे यस या नो, और आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या समझाया था, ये क्या है 100, ये कितनी बढ़ गई, तो तुम कितने हो फाइनल, तुम क्या हो इनिशियल, तो इसका मतलब इसके साथ कितना आएगा, फाइनल बाई इनिशियल आ जाएगा। हाँ ना, तो बोलो yes, अब ये आपकी बढ़ी हुई सैलरी है, ये आपकी कौन सी सैलरी है, बढ़ी हुई सैलरी है। अब तुम क्या करोगे, अब फिर से यहाँ पे देखो, ये कितना है 100, ये कितना है 80, इस बार डिक्रीज है परसेंटेज, तो ये इनिशियल और ये क्या है फाइनल। और बढ़ी हुई सैलरी जो भी है, सब बढ़ी हुई सैलरी कितनी है, यही है जो तुम बता रहे हो, 10,000 इंटू 125/100। तो साहब इसके साथ अब मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा जो कि होगा फाइनल बाई इनिशियल, 100/80/100। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अगर आप इस चीज को सॉल्व करिए तो ये 10,000 है, और ये इसको कैंसिल करिएगा तो ये 525 से जाएगा 5 टाइम्स, और ये जाएगा 4 टाइम, ये 20 से जाएगा 4 टाइम, और ये 20 से जाएगा 5 टाइम, तो ये 5 इससे और ये इससे कैंसिल आउट हो गए। अरे आना तो बोलो, ठीक है, तो इसका मतलब है ये तो जो सैलरी इनिशियली उसको मिल रही थी, ये तो वही सैलरी आ गई। अरे हाँ या ना, इसका मतलब है कई बार एग्जामिनर ऐसे ही ट्रैप देता है, ठीक है, एक बीच में स्टेटमेंट ऐसे फजी टाइप की डाल देगा, तो तुम्हें पता होगा जब ये स्टैंडर्ड पेयर है तो तुम सीधे बोलोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं तो अदरवाइज तुम्हें पूरी सॉल्व करनी पड़ेगी। अरे हाँ या ना, मैं फिर से बता रहा हूँ तुमको, इस चीज को फिर से समझ लो, मेरी बात तुम्हारे तक पहुंच रही है। मेरी पास अगर मैं इसको मेथड 2 से ट्राई करूँ तो मेरे पास सैलरी 10,000 थी। आप क्या जानते हो कोई भी नंबर खुद का कितना होता है 100%, तो 100% की वैल्यू 10,000 थी, तो यहाँ पर मुझे इसकी 25% की वैल्यू चाहिए। आप जानते हो 25% और कुछ नहीं होता है, नंबर डिवाइडेड बाई क्या होता है 4 होता है, और इसको 10,000 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितनी आएगी 2500 आएगी। अरे हाँ ना, तो बोलो इतनी सैलरी उसकी क्या हो गई है, बढ़ गई है, इसका मतलब 2500 की सैलरी बढ़ गई है, तो उसका मतलब उसकी सैलरी 12,000 कितनी हो गई है 500। ठीक है, अब आगे क्या, फिर से वही कहानी कि कोई भी नंबर खुद का कितना होता है 100%, तो 100% की वैल्यू 12,500। ठीक है, अब उसकी सैलरी में क्या आ गया था डिक्रीमेंट, कितने का डिक्रीमेंट 20% का। अरे यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है। अरे यही तो मैंने बताया आपको, इसको मैं नीचे दिखा देता हूँ, 20% डिक्रीज, ऊपर वैल्यू लिख दूंगा, यहाँ पे क्या था 25% इंक्रीज। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखिएगा कोई भी नंबर 100% तो 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1250, और एक 10% और लिख दो इसके साथ, तो कितना हो जाएगा 1250। एक्चुअल में ये इनफैक्ट कितना हो गया जोड़ के 2500, और ये इनफैक्ट कितना है 20%, तो यहाँ पे 25% क्या करोगे माइनस करोगे, जब इसमें 2500 माइनस होगी तो ये वैल्यू वापस से क्या बन जाएगी 10,000। दोनों मेथड से देख लिया ना तुमने, ये परसेंटेज कैलकुलेशन से था और ये किससे था मल्टीप्लाइंग फैक्टर से। आई होप कि दोनों में तुम्हें बिल्कुल इक्वली कंफर्टेबल होना है, कभी तुम्हें ये बचा लेगा कभी तुम्हें ये बचा लेगा, पूरा प्रॉफिट लॉस में ऐसे ही खेलना है तुम्हें, ठीक है, पूरा ऐसा ही सेम में ऐसे खेलना है। ठीक है, आई बात समझ में आ रही, तो उसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, हम लोग कहानी को अब आगे बढ़ाएंगे, ये तो मैं समझा रहा हूँ मैं आपको कि एक्चुअल में ये स्टैंडर्ड पेयर था, इसलिए कोई चेंज नहीं है।
डन। भाई लोगों हो गया तो डन बोल देना। भाई लोगों हो गया तो डन बोल देना। चले आगे। चलिए अब यहाँ पे सुनिएगा मेरी बात। आप यहाँ पे देखिए, कभी भी कोई भी चीज 100% से बढ़ाई जाए, उसके बाद उसी चीज को 50% से घटा दिया जाए, तो रिजल्टेंट इफेक्ट 0% रहेगा साहब। किसी भी चीज को 50% से बढ़ाया जाए, फिर उसको 33.33% से घटाया जाए, रिजल्टेंट आपका 0% रहेगा। फिर सुनिए, कोई भी चीज 33.33% से बढ़ाई जाए, फिर उसी चीज को 25% से घटा दिया जाए, तो यहाँ पर रिजल्टेंट में फर्क कोई नहीं आएगा, रिजल्टेंट 0% का चेंज आएगा। जैसे चेंज उसकी सैलरी में कोई नहीं आया 2 साल के बाद। अब इसी के बाद नेक्स्ट हमारे पास है, अगर कोई चीज 25% से बढ़ाई जाए और 20% से घटा दी जाए, तो सर ये तो स्टैंडर्ड पेयर था, हाँ, तभी इसका नेट रिजल्ट क्या आया, 0। आपकी सैलरी पहले 25 से बढ़ी, 20 से घटी, इसीलिए नेट इफेक्ट आया ही नहीं, सैलरी जितनी थी उतनी बनी रही। सर मैं तो परेशान हो गया हूँ ये देख के। देखो परेशान मत हो, ये तो देखो, ये एक्चुअल में 1/1 है, ये वैल्यू क्या है 1/2, ये क्या है 1/2, तो ये क्या है 1/3। तो अगर कोई वैल्यू 1/3 से बढ़ा दी जाए, उसके बाद 1/4 से घटा दी जाए, तो नेट रिजल्ट 0 आएगा। तो 1/4 से बढ़ा दी जाए, 1/5 से घटा दी जाए, तो ये तो पैटर्न बनना है, तो ये पैटर्न को ही तुम्हें याद रखना है। तो अब इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ 1/5 से कोई चीज बढ़ा दी जाए, मतलब 20% से बढ़ा दी जाए, तो 1/6 से क्या की जाएगी, घटाई। 1/6 क्या होता है 16.66%, तो इसीलिए नेट रिजल्ट क्या आएगा 0%। और सुनो, कोई चीज 1/6 से बढ़ाई जाए, 1/6 मतलब 16.66% से बढ़ाई जाए, ऐसी परसेंटेजेस देगा वो कि 16.66% से बढ़ाया, उसके बाद 1/7 से क्या करेगा, घटाएगा, तो इसका मतलब 14.28। तो तुम तो परेशान हो गए, लेकिन एक्चुअल में उसमें कोई इफेक्ट ही नहीं है, 0% उसका चेंज। ये बात समझ में आ रही है। इसका मतलब देसी में बोलूँ तो कोई भी चीज 1/n से अगर बढ़ाई जा रही है और उसी चीज को फर्दर 1/n+1 से घटा रहे हैं, इससे घटा रहे हैं 1/n+1 से, ये फ्रैक्शन में लिख रहा हूँ, ये चीज मैं जो लिख रहा हूँ वो फ्रैक्शन के लिए लिख रहा हूँ, n इज फ्रैक्शन, है ना। n की वैल्यू 1 हो सकती है, तो 1/1 से बढ़ाया, 1/2 से घटाया। n की वैल्यू 2 हो सकती है, 1/2 से बढ़ाया, 1/3 से घटाया। n में 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हो फ्रैक्शन के लिए, ठीक है। तो उसका रिजल्टेंट चेंज कितना आएगा 0%। ये बात आपको धीरे से याद हो जानी चाहिए, 1-2 क्वेश्चन भी करेंगे आप एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस, ठीक है। तो आई होप कि ये बात समझ में आ रही है, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड पेयर। ये सब क्या है, स्टैंडर्ड पेयर। चले भाई लोगों आगे। चले
तो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे ऐसे पूछता हूँ, इसको नोट कर लीजिए। छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने पेश कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, किसी एक आदमी की सैलरी थी 87,000, उसकी सैलरी को पहले मैंने बढ़ा दिया 10% से, ठीक है, तो उसकी सैलरी S1 होगी। फिर उसकी सैलरी को मैंने कितने से घटाया होगा? अब देखो ये 10% होता है 1/10, अगर स्टैंडर्ड पेयर है तो कितने से घटाया होगा? 1/11, और 1/11 का कितना होता था? 9.09। ये सब मैंने तुम्हें सिखा रखा है। तो 9.09% से घटा दिया, तो ये सैलरी वापस से क्या बन जाने वाली है? 87,000। तो तुम्हें बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? 1/10 का फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट कितना होता है? 10%, मतलब 1/10। तो 1/10 से बढ़ाई जा रही है तो 1/11 से घटे। हाँ, ऐसा नहीं है कि ये पेयर नहीं बन रहा तब भी तुम जीरो बोल दो, पेयर बनना होगा तब बोलोगे, है ना? अरे हाँ या ना? तो ऐसे ये ध्यान रखना, ठीक है? तो आई होप कि ये वाला रूल भी आपको क्लियर हो गया ना, है ना? अरे बोलो भाई। एक इसमें बात और बची है, उसको मैं रूल नहीं बोलूंगा, उसको मैं नोट बोलूंगा। तो एक नोट पॉइंट बचा हुआ है, उसको नोट पॉइंट को समझ लेते हैं, ठीक है? साहब क्या है नोट पॉइंट? इधर देखो, ठीक है? तुम्हारे पास 8 रूल हो गए कंप्लीट। अब सुनो ध्यान से, मैं तुमसे याद है तुम्हें मैंने बोला था x हमारी अगर 20% से बढ़ जाएगा तो तुमने बताया था x कितना हो जाएगा? 120/100। और मैंने ये चीज तुमको बोली थी, x अगर 20 से घट जाएगा, अब तो तुम डायरेक्ट लिखना सीख गए हो ना, है ना? मन में सोचने लगे हो कि 100 की वैल्यू 120 होगी। यहाँ पे क्या बोलोगे? 100 की वैल्यू 80 होगी, 100 की वैल्यू 80 होगी। तो इसका मतलब x के साथ क्या आएगा? 80 फाइनल है और 100 क्या था? इनिशियल। समझ रहे हो ना ये चीज? अब तो ये तुम्हें दिमाग में, पहली क्लास में तो चलो तुम्हें माफी मिल भी जाएगी, अगली क्लास में तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो यहाँ से सीखना स्टार्ट कर दो अभी से, ठीक है? फाइनल इंटू इनिशियल, मल्टीप्लाई करके आ गया x के साथ। अब और बात सुनो, क्या मैं इसको फर्दर और सॉल्व कर सकता हूँ? यस। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना आएगा? 6/5। और ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी सॉल्व करके 4/5। अरे यस या नो? ठीक है। तो अब मैं तुम्हें एक बात और भी बता रहा हूँ, सुनना ध्यान से। इसी चीज को तुम ऐसे देखो, 20% को तुम लिखते थे, क्या लिखते थे? 20/100। अरे यही लिखोगे, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 1/5। इसी तरीके से यहाँ पे भी ये 20% का फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट कितना होगा? 1/5। तुम जानते भी हो, मैंने लिखवा भी रखा पिछली क्लास में, ठीक है? अब तुम देखो x के साथ तुम जो लिखोगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर, और समझ लो x के साथ तुम क्या लिखते थे? मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो तुम यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिखोगे 1 + f। f क्या है? ये वही फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट है, यही चीज f है। समझ रहे हो? सर प्लस कर दिया, हाँ। और सुनो, यहाँ पे अगर तुम्हें लिखना होगा, क्योंकि ये परसेंटेज इंक्रीज था तो प्लस आया, और यहाँ परसेंटेज डिक्रीज है तो क्या आएगा? माइनस। सर एक बवाल और डाल लो, हाँ एक बवाल और डालो, इसके बिना काम नहीं चलेगा। x इंटू 1 + 1/5, इसको अगर तुम सॉल्व करोगे इट कम्स आउट टू बी हाउ मच? 6/5। और इसी तरीके से इसको सॉल्व करोगे, x इंटू 1 - 1/5, तो ये कितना आएगा? x इंटू 4/5। अरे हाँ ना तो बोलो, अरे बोलो मेरे भाई। आयुब की बात सभी को समझ में आ रही है? डन है? सर कहना क्या चाहते हो मेरे लाल? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर अगर तुम्हारा परसेंटेज इंक्रीज है तो लिखो 1 + f, और परसेंटेज डिक्रीज है तो उसी मल्टीप्लाइंग फैक्टर को लिखो 1 - f। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो 1 + f, f क्या है? फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट। तुम जानते हो, पिछली वाली क्लास से सब जानते हो, 25% का फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट 1/4, 20% का 1/5, है ना? 16.66 का 1/6। सर इसकी जरूरत क्या है? जरूरत है तभी लिखवाए, नोट करो, अभी बताऊंगा जरूरत क्या है इसकी। तो अभी क्या ये क्यों है, ये मैंने प्रूव किया। अब ये क्यों जरूरत पड़ रही है इसकी, अब वो उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं।
अगर हो जाए तो डन बोल दीजिए। डन हो जाए तो डन बोल देना। चले भाई लोग। चलिए ना। देखो अब इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं ताकि ये टॉपिक समझ में आ जाए आपको। ठीक है, तो आप इसको हम लोग क्यों नोट कर रहे हैं, इसलिए नोट कर रहे हैं। देखो ध्यान से, जब मैं तुमसे कहता था x 30% बढ़ रही है तो तुम यहाँ पे क्या लिखते थे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। 100 की वैल्यू 130 हो गई तो 130 फाइनल है और 100 क्या था, इनिशियल। ये तो लिखा था ना। अगर तुम सीख ही गए हो तो मुझे आप ये बताना जरा, मैं पूछता हूँ जिससे पूछूंगा वही बताएगा। ठीक है, 10% वैल्यू बढ़ गई है, मैडम बताएंगी। हाँ मैडम इधर देखिए, आराम से रिलैक्स होके देखो, टेंशन फ्री है। पहले वैल्यू कितनी थी 100 इनिशियली, 100 10 बढ़ी है तो कितनी हो गई होगी 110। तो ये क्या हो गई फाइनल। ठीक है, तो फाइनल वैल्यू बाई इनिशियल वैल्यू, तो फाइनल कितनी 110, इनिशियल कितनी 100। हाँ या ना। अब इसी चीज को मेंटली करना है मैं। ठीक है, अब बताओ मुझे, ये वैल्यू 60% बढ़ गई मैडम, अब आप ही बताइएगा। ठीक है, x पहले कितनी थी 100, 60 बढ़ गई तो कितनी हो गई होगी, तो 160 ऊपर और इनिशियली जो थी वो 100 नीचे। क्लियर है ना। अब अगर आप सब सीख ही गई हो तो फिर से बताना मुझे 70%। हाँ वेरी गुड, ये बात समझ में आ गई। सर ये क्या करवा रहे हो, ये तो यार प्रैक्टिस करवा रहा हूँ तुम्हें कुछ क्वेश्चंस की, लेकिन समझो ये तो तुमने लिखना सीख ही लिया। डिक्रीज के भी कुछ देख लेते हैं। जैसे कोई वैल्यू 30% से डिक्रीज हो गई तो क्या बोलते थे, 100 की वैल्यू कितनी हो गई है, 30 कम हो गई है तो 70 रह गई, तो फाइनली है इनिशियली है, तो एक्स के साथ क्या आएगा 70/100। तो परसेंटेज इंक्रीज है या डिक्रीज उसके बेसिस पे। अब एक्स देखो यहाँ पर, अगर ये वैल्यू 60% डिक्रीज कर गई है, हाँ मैडम आप बताइए, तो पहले कितनी थी 100, 60 कम हो गई तो कितनी बची 40, फाइनली क्या है 40, इनिशियली कितनी थी 60, 100, तो ये कितना आएगा 40/100। हाँ ना, तो बोलो सब लोग सीख गए। अभी एक वैल्यू आप बताइएगा, अगर ये वैल्यू 25% डिक्रीज हो गई है तो अब क्या लिखोगी, हाँ 75/100, वेरी गुड। तो आप लोगों को आ गया ना लिखना। अब लेकिन देखो इसमें तकलीफ क्या आई है, तुम्हें तकलीफ आएगी। अब देखो x, अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये 16.66% बढ़ गई है तो x के साथ तुम क्या लिखोगे, पहले 100 थी, अभी ये कितनी हो गई है 116.66 हो गई है, तो फाइनली कितनी है 116.66 है और इनिशियली कितनी आएगी 100। तो अब तुम्हें ये तकलीफ देगी ये कैलकुलेशन, अगर ऐसे आना तो सॉल्व नहीं होगी। तो अब यहाँ पर जब ऐसी कैलकुलेशन होगी तो तुम यहाँ पर क्या यूज करोगे, x प्लस 1+f। क्यों, क्योंकि 16.66% का फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट कितना होता है 1/6। तो बस यहाँ से तुम क्या लिखोगे 1+1/6, जिसको तुम फर्दर और सॉल्व करोगे ये कितना आ जाएगा x इंटू 7/6। क्या मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। अब इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ कोई x वैल्यू है और मेरी 9.09% ये परसेंटेज बढ़ रही है, तो तुम अगर ये सोचोगे कि पहले 100 थी अब ये 109.09 होगी तो तुम्हें बहुत तकलीफ आने वाली है। अरे ये ऐसे नो, तो तुम ऐसी x को अब किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 प्लस इसका फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट कितना होता है 9 का 11, 11 का 9, तो 1/11, तो ये कितना हो जाएगा 1/11, तो इट कम्स आउट टू बी हाउ मच 12/11। कितना इजी बन गया ये। तो इसीलिए जब जब डेसिमल में परसेंटेजेस होंगी
तो तुम्हें मल्टीप्लाइंग फैक्टर फिर ये वाला नहीं यूज करना है, फिर तुम्हें यही वाला मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज करना पड़ेगा। अरे यस या नो? तो इसीलिए हमें इसको लिखना पड़ रहा है। समझ पा रहे हो? नोट डाउन कर लीजिएगा, इस साइड का नोट कर सकते हैं सबसे पहले, है ना, कि हम कर क्यों रहे हैं ऐसा। अच्छा सर, इससे रिजल्ट अलग अलग आएगा? नहीं भाई, जो रिजल्ट ये है वही रिजल्ट ये है, सेम है, बट वो कैलकुलेटिव बहुत है, उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये है दोनों सेम ही। तो जब जब परसेंटेज डेसिमल में बढ़ेगी घटेगी, तब तब हमें इसी प्रॉपर्टी की याद आएगी। जाने, चले आगे। ठीक है तो साहब, इतनी देर से जो भी बातचीत की है उसको और आगे ले चलते हैं। इसी के आगे ऐड कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन। रूल्स कितने हो चुके हैं? आ जाइए रूल नंबर 9 के पास। इस रूल नंबर 9 को हम लोग बोलते हैं परसेंटेज चेंज। अब ये जो परसेंटेज चेंज होती है, ये 3 टाइप की होती है। पहली होती है एब्सोल्यूट चेंज, फिर होती है परसेंटेज चेंज, फिर तीसरा होता है पॉइंट परसेंटेज चेंज। पहले एब्सोल्यूट चेंज, दूसरा परसेंटेज चेंज, तीसरा होता है पॉइंट परसेंटेज चेंज। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब वापस से अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो इनको डिकोड कर लेते हैं। तीनों चीजें आपके एग्जाम में यूज होती है। ठीक है, सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। मान लीजिए आपको क्या गुड नेम है? आयुषी। आयुषी जी के पहले मार्क्स, आयुषी जी के जो मार्क्स आए वो 70 आए। ठीक है, तो आयुषी के मार्क्स है 70। आपका क्या नाम है? हाँ, एलिना के जो मार्क्स आए हैं वो आए हैं, लेट अस अज्यूम 80। 80 थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा। आयुषी के मार्क्स समझाने के लिए वैल्यू में ना फंसे इसलिए मैं इसको सोच रहा हूँ, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं कि मैं कोई बात चल रही। एलिना के मार्क्स आए 80, लेट अस अज्यूम। अब ये मार्क्स हैं, अब मुझे बताइए आयुषी के मार्क्स एलिना से कितने कम है? एलिना के मार्क्स आयुषी से कितने ज्यादा हैं? 20। इसका मतलब है इसी चीज को बोलते हैं एब्सोल्यूट चेंज। इसी चीज को क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट चेंज। तो एब्सोल्यूट चेंज हमेशा सेम होता है, उसके 20 ज्यादा, उसके 20 कम। क्या भाई मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो यहाँ पर ये वाला पहला पॉइंट हो गया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एब्सोल्यूट चेंज यही था। अब सेकेंड पॉइंट पे आ जाइए। सेकेंड पॉइंट है परसेंटेज चेंज। तो आप जब भी लिखेंगे ना परसेंटेज चेंज, तो इसका मतलब होता है एब्सोल्यूट चेंज बाय बेस वैल्यू इनटू 100। परसेंटेज चेंज को हम लोग कई बार ऐसे भी इंटरप्रेट करते हैं कि फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100। ये पहले तो ये दोनों फॉर्मूलाज आपके दिमाग में होने चाहिए, इसका इंटरप्रिटेशन भी समझा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, मैं आपके सामने एक स्टेटमेंट बोलता हूँ, स्टेटमेंट नंबर 1। वो स्टेटमेंट ये है, आयुषी मार्क्स हाउ मच percentage less than
एलिना मार्क्स, आयुषी मार्क्स हाउ मच परसेंटेज लेस देन एलिना मार्क्स। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो अब आप यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पर ये परसेंटेज चेंज है, ठीक है। तो आयुषी के मार्क्स 20 कम है, तो ऊपर एब्सोल्यूट चेंज कितना लिख दूंगा मैं 20 का, 20 कम या 20 ज्यादा, ऊपर चेंज नहीं पड़ता। नीचे क्या है बेस वैल्यू, आयुषी बेस वैल्यू, आयुषी में कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है एलिना के साथ, तो नीचे बेस में कौन आएगा बेस वैल्यू में एलिना के मार्क्स आएंगे, एलिना के मार्क्स कितने हैं 80, तो यहाँ पर इंटू 100 कर देंगे और ये चीज सॉल्व होगी 1/4, 1/4 इंटू 100 कितना होता है 25%। तो आयुषी के जो मार्क्स है वो हाउ मच परसेंटेज लेस देन एलिना मार्क्स हैं 25%। पहला स्टेटमेंट क्लियर है। अब इसी को स्टेटमेंट दोबारा एग्जामिनर कैसे और यूज करेगा, स्टेटमेंट नंबर 2 एग्जामिनर इसमें यूज करेगा, अब एलिना मार्क्स हाउ मच परसेंटेज मोर देन आयुषी मार्क्स। मेरी बात समझ में आ रही है? इस चीज को मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूँ, ठीक है क्लियर है। एलिना मार्क्स हाउ मच परसेंटेज मोर देन आयुषी मार्क्स, तो यहाँ पे फिर से क्या पूछ रहा हूँ मैं परसेंटेज चेंज, तो मेरे पास क्या आएगा एब्सोल्यूट चेंज बाई बेस वैल्यू इनटू 100। इस बार मैं आयुष एब्सोल्यूट चेंज में कभी चेंज नहीं आता, वो हमेशा क्या रहता है सेम। तो आयुषी का और एलिना का जो डिफरेंस है एब्सोल्यूट में वो कितने का है 20 का, और इस बार बेस में कौन है क्योंकि एलिना का कंपेयर किसके साथ हो रहा है आयुषी के साथ, ठीक है। तो जिसके साथ कंपेयर होता है वो चीज हमेशा किसमें आएगी बेस में। तो यहाँ पे मैं नीचे क्या लिखूंगा हाँ भी 60, और यहाँ पे इसको सॉल्व करूंगा तो ये वैल्यू आती है 1/3, और 1/3 आप जानते हैं कितना होता है 33.33%। अब आप देख रहे हो यहाँ पे चेंज आ गया, यहाँ क्या आ गया है चेंज आ गया, अरे यस या नो। तो यहाँ पे आपको यही बात समझनी है कि एक्चुअल में परसेंटेज चेंज में बेस की वजह से चेंज आ जाता है कि किसके साथ कंपेयर हो रहा है, लेकिन एब्सोल्यूट चेंज में कोई चेंज नहीं आता है। यहाँ तक आई होप की बात समझ में आती है, ठीक है। ये क्वेश्चन में बार बार यूज होगा एज ए स्टेटमेंट, आपको अच्छे से इसको क्लियर होकर चलना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट, मान लीजिए पिताजी आपसे फादर साहब आपसे कहते हैं बेटा तुम्हारा रिजल्ट कितना हुआ, तुमने कहा 60% आए पापा, उन्होंने कम लग रहे वापस से री इवेल्युएशन करा लो, री इवेल्युएट हुई आपकी कॉपी और आपके 5% बढ़ गए, तो आपके परसेंटेज कितने हो गए 65। अब सुनना ध्यान से, एक्चुअल में चल गया है यहाँ पे, इसी चीज को बोलते हैं पॉइंट परसेंटेज, इसी चीज को क्या बोलते हैं पॉइंट परसेंटेज। एक्चुअल में जो चीज परसेंटेज में डायरेक्टली ऐड हो जाती है, जैसे मैं बोलूँ रीवैल्यूएशन के बाद आपके मार्क्स कम हो गए 8%, तो आप सीधे 60 में से 8% कम कर दोगे, वो कितना बैठेगा 52 सॉरी। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो इसका मतलब जो भी चीज परसेंटेज में डायरेक्टली ऐड हो सकती है, तो पॉइंट परसेंटेज इज डायरेक्टली एडेड इन दी परसेंटेज। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो बस उसमें कोई बात नहीं है, मेन गेम केवल सेकंड वाले पॉइंट पे है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई पीछे वालों? ठीक है अरे बोलो ठीक है। तो आई होप कि ये तीनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे, ये तीनों रूल्स आप नोट डाउन कर लीजिए। ये था हमारे पास रूल नंबर 9, काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज होगा क्वेश्चन में, कहीं ना कहीं यूज होता ही रहेगा ये चीज। पूरी परसेंटेज 16 पॉइंट पे चलती है, 9 पॉइंट हो चुके हैं। चलिए आगे नोट कर लो। ये तो आपको पीडीएफ मिल जाती है, तो मैं आपके अपलोड ही हाँ उसके बाद मैं कुछ भी बोलता था, आप
सुनेंगे नहीं। इन्हीं सब की दिमाग से वाइब्रेशन हटाने के लिए हम आपको रिकॉर्डिंग भी देते हैं और इन्हीं सब के लिए आपको डिजिटल नोट्स भी देते हैं आपके यहाँ, ताकि कोई वाइब्रेशन ना रहे माइंड में कि कुछ छूटेगा आपका। चले तो आगे बता दीजिए, चले आगे तो डन बोल दीजिएगा। नोट कर लिया? कर लिया नोट? मैडम आपने नोट कर लिया? मुझे एक बात बताइए, जैसे आपके मार्क्स आए 60, दूसरे टेस्ट में आपके मार्क्स आए 80, पिताजी कहते बेटा तुम्हारे मार्क्स कितने बढ़ गए, तो तुम क्या बोलोगे? 20 बढ़ गए। वो तो एब्सोल्यूट चीज है, बट लेकिन बढ़े किसके रिस्पेक्ट में? पहले मार्क्स कितने थे, फिर कितने हो गए, कितने बढ़ गए? एब्सोल्यूट चेंज तो 20 का है, पर लेकिन किसके रिस्पेक्ट में बढ़े? किसके रिस्पेक्ट में बढ़े? 60 के रिस्पेक्ट में ना। तो हमेशा इसीलिए बेस वैल्यू और इनिशियल वैल्यू दोनों लगभग सेम होती है ना। इनिशियल के रिस्पेक्ट में बढ़े, बात समझ में आ रही है? कोई भी चीज बढ़ती है तो 60 से बढ़े ना, तो 20/60 समझ रहा है, 20/60। तो ये वाला पॉइंट आपको इस तरीके से इंटरप्रेट करना। चलिए आगे, भाई लोगों नोट कर लिए, चले आगे। अब एक पॉइंट और है, उसको हम लोग अब सीखने जा रहे हैं। यहाँ पे अभी आपका टेंशन चाहिए, रूल नंबर 10। इसको हम लोग बोलते हैं, इसका नाम मैं लास्ट में लिखूंगा, ठीक है? पहले समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी आदमी की सैलरी थी 10,000, उस आदमी की पहले आपने सैलरी बढ़ाई है 30%, तो चलिए 30 कम हो गई, उस आदमी ने एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दी, उसका इंक्रीमेंट किया जाता है 50% से, ठीक है? अब जब वो आदमी की 50% सैलरी होगी तो उसकी सैलरी S1 हो गई होगी, कुछ सैलरी आ गई होगी। फिर उसी आदमी की ने फिर अगले साल अच्छा परफॉर्मेंस दिया, उसकी सैलरी बढ़ाई जाती है 20% से, तो ऑब्वियस उसकी सैलरी अब फिर से बढ़ के कुछ S2 हो गई होगी, यही होगा, है ना? तो आपको यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज करो या फिर आप परसेंटेज यूज करो। जैसा कि आप जानते हैं 50% इसका आधा ही होगा, आधा का मतलब कितनी बढ़ जाएगी सैलरी? 5,000। उसका मतलब नई सैलरी कितनी हो जाएगी? 15,000 हो जाएगी। 10,000 तो पहले सैलरी, अरे समझ पा रहे हो ना? कोई भी नंबर खुद का कितना है, अरे बोलो फटाफट। 100% की वैल्यू 10,000, तो 50% की वैल्यू 5,000, इधर भी आधा करो उधर भी आधा करो, ये समझ गए हो ना तुम लोग? ठीक है, तो ये 10,000 प्लस 5,000 15,000। अब बताओ यहाँ पे फिर से कहानी वही पढ़ोगे कि कोई भी वैल्यू खुद की कितनी है 100%, 100% की वैल्यू कितनी है 15,000, तो 10% की वैल्यू कितनी होगी 1,500। इसी तरीके से इसको कितना बनाना है 20, तो ये कितने परसेंट 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी किससे करोगे 2 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 3,000। तो एक्चुअल में ये वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी 3,000, तो 3,000 बढ़ जाएगी, तो ये नई सैलरी कितनी हो जाएगी 18,000। मेरा क्वेश्चन ये है ही नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ से लेके यहाँ तक सैलरी में कितना परसेंटेज चेंज हुआ, ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है? आपको मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले आपने परसेंटेज के दो फॉर्मूले लिखे थे, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू बाई इनिशियल वैल्यू। कई बार ये फॉर्मूला आपको सोचना आसान होता है, कई बार वो वाला फॉर्मूला भी सही होता है, ठीक है? अब आप बताओ फाइनली वैल्यू कितनी हो गई है 18,000,
और पहले कितनी थी 10,000। तो दोनों में चेंज कितने का है? इसी को मैं बोल रहा था एब्सोल्यूट चेंज, है ना, कि दोनों में फर्क कितने का है? 8,000 का। और बढ़ी किसके रिस्पेक्ट में है? इनिशियल वैल्यू के रिस्पेक्ट में, 10,000 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो 10,000 इंटू 100 भी करना है, तो ये 100 कर दीजिए। तो 1 2 1 2 कैंसिल आउट हो गया, 1 2 1 2 कैंसिल आउट हो गया। तो कितने परसेंट सैलरी बढ़ गई है? 80% बढ़ गई है। अरे यस या नो? अब हमारे पास एक रूल होता है, उसको बोलते हैं सक्सेसिव। सक्सेसिव क्या कहता है? सक्सेसिव ये कहता है मेरे पास कोई वैल्यू ए है, उससे तुमने बी बनाई, बी से तुमने सी बनाई, यहाँ पर तुमने उसको एक्स परसेंटेज बढ़ाया, यहाँ इसको तुमने वाई परसेंटेज बनाया। ये वही सैलरी है, पहले एस थी, S1 हो गई, फिर क्या हो गई S2। तो अब आपके पास यहाँ से यहाँ तक कितना नेट चेंज हुआ, परसेंटेज में कितना चेंज हुआ, तो इसको तुम लोग बता सकते हो फॉर्मूले से x प्लस वाई एक्स वाई बाई 100। इस फॉर्मूले से तुम इसको बता सकते हो। तो साहब इतना बड़ा क्वेश्चन करने की हमें जरूरत नहीं थी, हमें यहाँ पे केवल मेथड 2 लगाना था। आप बताइए, पहले मेरी सैलरी कितनी थी? 10,000। पहले आपने कितना बढ़ाया है यहाँ पे? 50%। फिर आपने इसको कितना बढ़ाया? फिर आपने इसको कितना बनाया? 20%। और आप मेरे से पूछ क्या रहे हो? परसेंटेज चेंज। तो यहाँ पे परसेंटेज चेंज 2 बार हो रही है, तो मैं यहाँ सक्सेसिव लगा सकता हूँ। यस, 50 प्लस 20, 50 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100। तो अब यहाँ से 1 2 1 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना है 70, और उधर से सॉल्व होकर कितना आएगा 10। सीधे आंसर आ जाएगा कितना? 80%। इतना 3 जाम करने की जरूरत नहीं थी। प्रॉफिट लॉस में कई बार ऐसे क्वेश्चन हम लोग निकाल लेते हैं, बड़े क्वेश्चन होते हैं, सॉल्व करेंगे तो वहाँ टाइम जाएगा और उसको एक स्टेप में वैसे ही निकालेंगे। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ रही है? अरे हाँ या ना? इसमें एक लास्ट पॉइंट जो आपके दिमाग में होना चाहिए कि यहाँ पर x और y परसेंटेज इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। और यहाँ पर अगर परसेंटेज इंक्रीज है तो फॉर्मूले में पॉजिटिव लोगे, जैसे कि हमने पॉजिटिव ही लिया, देखो नीचे। और अगर गलती से परसेंटेज डिक्रीज है तो आपको क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव। ये फॉर्मूला जो है ये साइन सेंसिटिव फॉर्मूला है। ये कैसा फॉर्मूला है? साइन सेंसिटिव। ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज है तो प्लस और डिक्रीज है तो माइनस। तो ये फॉर्मूला इज व्हाट? साइन सेंसिटिव। क्लियर है? तो आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगा। तो इसको बोलते हैं रूल नंबर 10 को सक्सेसिव का। सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक। ठीक है, अब मैं आपको ये भी बात बताऊंगा ये फॉर्मूला लगेगा कहाँ पे। चलिए इसको नोट डाउन कर लो। इसको मैं बाइफोकेट कर देता हूँ, ये चीज यहाँ से ये अलग है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे हाउ टू अप्लाई दिस सक्सेसिव। किस कंडीशन में लगा सकते हैं? कई बार गड़बड़ हो जाती है, सक्सेसिव को लोग सोच लेते हैं कि यहाँ पे भी लगा देता हूँ,
पहले उन कंडीशंस को भी क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे व्हेन वी कैन अप्लाई दिस सक्सेसिव फॉर्मूला, जो हमारा रूल नंबर 11 बनने वाला है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इसके ऊपर प्रॉब्लम बेशुमार पड़ी हुई मिलेगी आपको, तो यहाँ पर आपको आगे इसको देखना है, नोट कर लीजिएगा तो डन बोलूँगा। चले तो डन बोल रहा हूँ। चले आगे, चले आगे, ठीक है। अब सुनिएगा रूल नंबर 11। इसको हम पूरी एक इज्जत दे रहे हैं अलग से, क्योंकि इसके एग्जाम में काफी रिलेवेंसी है। सुनना ध्यान से, हमारे पास दो केसेस हैं, हमारे पास दो केसेस हैं जिसमें हम लोग ये यूज कर सकते हैं, केस 1 और केस 2। क्या है ये दो केस 1 केस 2, जरा समझ लेते हैं इस बात को। केस 1 ये है जब भी आपको, सुनना ध्यान से, आपके पास ये फॉरेस्ट था, ये फॉरेस्ट में याद है आपको पहले उसने 5% से बढ़ाया था फॉरेस्ट बड़ा हो गया था, फिर वही फॉरेस्ट कितने से बढ़ा था, 10% से बढ़ा था, तो वो फॉरेस्ट और बड़ा हो गया था। अरे ये सी एन हो, ये फॉरेस्ट F1 था, ये फॉरेस्ट F2 बन गया था। अरे ये सी एन हो, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यार यहाँ से लेके यहाँ तक फॉरेस्ट कितना बढ़ा, तो आप यहाँ पे भी ये फॉर्मूला लगा सकते हो। इसका मतलब है x + y by 100, दोनों बढ़ने वाली परसेंटेजेस है तो प्लस ही लेंगे। ये 5 है, ये 10 है, ये 5 × 10 डिवाइडेड बाई 100, इसको कैंसिल करेंगे, ये कितना आ जाएगा 2। एक्चुअल में 15.5% आपकी बढ़ी थी। सर क्या कह रहे हो भैया, तुम्हारा जो भी फॉरेस्ट था ना, फॉरेस्ट कितना था तुम्हारा, है क्वेश्चन में याद, तुम्हें याद है तुम्हें फॉरेस्ट कितना था, मैं दिखा देता हूँ। ये देखो फॉरेस्ट कवर टाउन में कितना था स्टार्टिंग में 1200 है ना, और फिर 5% फिर 10% बढ़ा। तुमने इसका आंसर तो निकाल ही लिया था ना। अरे यस या नो, अब वापस आओ यहाँ पर, इधर देखो। अगर हम लोग यहाँ पर हम इस क्वेश्चन से देखें तो हमारे पास अगर हम 1200 को इतने परसेंटेज से बढ़ा देते हैं, 15.5% से बढ़ा देते हैं, तो मेरा वही आंसर आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैंने इस परसेंटेज को जो दो अलग अलग थे कंबाइंड कर दिया कि एक्चुअल में चेंज कितने का है ओवरऑल, तो ओवरऑल चेंज हमारे पास 15.5% का है। सब कैसे करोगे इसको, या कोई भी वैल्यू 100% होती है की? अरे हाँ ठीक है, उसके बाद उसका 10% कितना होगा 120, उसका 5% कितना होगा 60, और 1% कितना होगा, 1% भी तुम्हें याद है पिछली वाली, 2 प्लेस डेसिमल फ्रॉम राइट ऑफ साइड, 1% की वैल्यू कितनी आएगी 12, और इसके भी आधे की वैल्यू कितनी होगी 0.5 की 6। तो एक्चुअल में तुम्हारे पास ये वैल्यू ऐड होती है, तो ये कितनी आएगी 881 है ना। तो इसमें कुछ गड़बड़ कर दिए, सही तो लिखा है ना, 8 की जगह 6 आ जाएगा, ठीक है। ये 8 किसने लिख दिया आपने, ठीक है। तो यहाँ पे 186 बढ़ जाएगी, ये वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी 186, और ये फिर से कितनी आएगी 1386। सर कहना क्या चाहते हो, कहना ये चाहता हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात को। हेलो, मेरे पास एक इनिशियल वैल्यू थी, क्या थी इनिशियल वैल्यू, उसी वैल्यू को एक बार बढ़ाया, वो वैल्यू बड़ी बन गई, और फिर उसी वैल्यू को एक बार और बढ़ाया, तो इसका मतलब है तुम एक ही वैल्यू को पहले बढ़ाते हो फिर उसी वैल्यू को और बढ़ाते हो, कोई अलग वैल्यू नहीं है।
अरे यस या नो? तुम बैंक में जब SICI का चैप्टर आएगा तो बैंक में तुम एक ही प्रिंसिपल जमा करोगे। क्या जमा करोगे? एक प्रिंसिपल। वो पहले साल पढ़ेगा और वही चीज अगले साल पढ़ेगी और वही चीज तीसरे साल पढ़ेगी। एप्लीकेशन वही चीज आएगी। अरे यस या नो? मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो जब एक ही चीज एक से ज्यादा बार बढ़ रही हो या घट रही हो, घट भी सकती है, तो आप यहाँ पर सक्सेसिव का डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हो। पहला तो ये केस समझ में आ गया। जब एक ही चीज, हेलो क्या बोला केस वन में? एक ही चीज जब एक से ज्यादा बार बढ़ेगी घटेगी तो तुम उसमें सक्सेसिव फॉर्मूला लगा सकते हो। अगर दो बार बढ़ रही है, अरे यस या नो? सर तीन बार हो रही हो तो तीन बार हो रही होगी तो उसको पहले दो को सॉल्व करके एक बनाओगे, फिर बाद में लास्ट वाले के सबसे कंबाइन करोगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? आगे देख भी लेंगे क्वेश्चंस में, ठीक है? तो ये पहला केस था। सर दूसरा केस क्या है? दूसरा केस ये है, अगर कभी भी तुम्हारे पास ऐसी सिचुएशन हो A = B × C टाइप की, तब भी तुम यहाँ पे सक्सेसिव फॉर्मूला लगा सकते हो। सर कैसे? ये देखो, ये वही X% है, ये Y% है, और ये क्या है साहब? यही तुम्हारी परसेंटेज चेंज है। इसका मतलब है जो A का चेंज है वो तुम्हें नेट में मिलेगा। मतलब फॉर्मूला तुम कैसे लिखते हो? परसेंटेज चेंज = X + Y XY/100। सर कुछ समझ में नहीं आया कैसे ये फॉर्मूला वर्क करेगा? देखो भैया एग्जांपल ले लो। तुम्हें पता है ना एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ यहाँ पर X% मानोगे जितना बढ़ घट रही है, और ब्रेथ को कितना मानोगे? Y%। तो एरिया कितना हो जाएगा? तो इसका नेट चेंज आएगा, है ना? ये चेंज है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सर इसके अलावा भी कोई एग्जांपल है? हाँ लाला, इसके अलावा भी एग्जांपल है। तुम्हें याद है तुम्हें पिताजी स्कूटी में डालने के लिए पेट्रोल के लिए पैसे देते हैं, और ये सी नो? तो तुम पेट्रोल पंप पे जाते हो तो पेट्रोल का क्या होता है? प्राइस। और उसमें क्या करते हो तुम? 10 लीटर डलाते हो, दैट इज कंजम्पशन। और तुमने 100 रुपए का प्राइस है, 10 लीटर डला दिया, तो इससे तुम्हारा क्या आ जाता है? बजट या फिर एक्सपेंस। इसी चीज को तुम और क्या बोलते हो? एक्सपेंस। अरे यस या नो? तो एक्सपेंस जो है वो तुम्हारा नेट चेंज बताएगा। अरे यस या नो? ये तुम्हारा X% है और ये क्या है? Y%। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? इसका मतलब है अगर मैं ये बता दूं कि प्राइस के दाम गवर्नमेंट ने 10% बढ़ा दिए और तुम्हारी कंजम्पशन 20% बढ़ गई, तो पिताजी का बजट कितना चेंज होने वाला है तुम तुरंत बता दोगे फॉर्मूला लगा के। अरे यस या नो? जो भी बजट है उससे इतना वो बढ़ने वाला है। अरे यस या नो? तो इसका मतलब है सक्सेसिव फॉर्मूले का एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो। फिर अब हम इसी के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम्स में आएंगे, ठीक है? तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये सक्सेसिव फॉर्मूला तुम कब कब लगा सकते हो तो मैंने तुम्हें बता दिया। आज की क्लास के बाद जब अगली क्लास में तुम आओगे तो ये सब बिल्कुल माइंड में होने चाहिए सब पॉइंट, तो तुम्हारी चीज है, फिर तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। अगर वो नोट्स पे ही पॉइंट है, तुम्हारे दिमाग में नहीं इंप्रेशन बन गया उसका, टिप्स पे नहीं है, तो गड़बड़ है मामला। पहले हम लोगों का जो सेंटर था वो दीपक जी की बिल्डिंग में था। चलिए भाई लोग आगे, ठीक है? तो अब तुम्हें इन टॉपिक्स पे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है साहब? तो चलो प्रैक्टिस करते हैं। ये तो हमारी पहली शीट थी, पूरी खत्म कर दी हमने अच्छे से, ठीक है? तो हमारी फाउंडेशन सेकेंड वाली शीट यहाँ से चालू होगी। ये दो क्वेश्चन तो हमारे उसके हैं, ये फाउंडेशन सेकेंड शीट है। ये तो हमारा ऑफ रिमेनिंग वाले क्वेश्चंस हैं, इनको अलग से इज्जत देंगे, अलग से अभी मैं बताऊंगा, ठीक है? अब पहले इन क्वेश्चंस को निपटा लेते हैं। अब आप देखो ध्यान से, क्या ये टाइप A = B × C वाला है? यस। एरिया क्या होता है? सोचना पड़ेगा। एरिया रेक्टेंगल का क्या होता है? ये आपके पास लेंथ है और ये क्या है? ब्रेथ है। तो
तो एरिया कितना होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ से आपको आइडिया आ रहा है क्या कि ये टाइप है कौन सा, A इज इक्वल टू बी इंटू सी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, अब आप देखो एडजेसेंट, अच्छा स्क्वायर है, स्क्वायर का जो साइड है लेंथ को हम लोग कितना बढ़ा रहे हैं 30%। स्क्वायर के दोनों साइड बराबर होते हैं, लेंथ और ब्रेथ क्या होते हैं बराबर होते हैं स्क्वायर में, लेंथ और ब्रेथ क्या होते हैं स्क्वायर में बराबर होते हैं। लेंथ को कितना बढ़ा रहा है 30%, ब्रेथ को कितना बढ़ा रहा है 20%। तो अब पूछ रहा है कि एरिया में कितना चेंज आएगा, तो बस एरिया मतलब तुम्हें नेट चेंज पूछ रहे हैं। तो ये तुम कैसे बताते हो x प्लस वाई एक्स वाई बाई 100। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में ही आया हुआ है। तो यहाँ पे लेंथ बढ़ रही है कितने परसेंट 30 से, ब्रेथ कितने से 20 से, तो 30 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100। तो इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, तो ये आ रहा है 50, उधर से आ रहा है 6, ये कितने परसेंट हो जाएगा 56%। ठीक है सर, तुम लोग मेरी बात समझ में आ रही तुम लोगों को, हाँ या ना आ रही है ना, अरे यस या नो, ठीक है जवानों। इसको हम लोगों ने इसको मेथड 1 से ट्राई किया। इस क्वेश्चन को करने के 3 मेथड्स हैं हमारे पास, इसी सेम क्वेश्चन को करने के कितने मेथड्स हैं 3 क्वेश्चन, 3 मेथड्स हैं। सर कैसे 3 मेथड्स कैसे करेंगे, जस्ट मैं आपको एक मेथड 2 सिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो मेरे पास एरिया था, क्या था लेंथ इंटू ब्रेथ, और क्योंकि ये स्क्वायर था तो अगर 10 लेंथ है तो 10 ही क्या होगी ब्रेथ होगी, तो एरिया कितना होगा 100। तो अब यहाँ से देखिएगा आपकी लेंथ कितनी बढ़ रही है 30%, अरे ये से नो, अब ब्रेथ कितनी बढ़ रही है 20% बढ़ रही है। अब मेरी बात समझना ध्यान से, तो कोई भी चीज 30% बढ़ रही है तो आप जानते हो कि 100% कितना है, 100% की वैल्यू कितनी है 10 है, अरे यही तो है ना खुद, इसी को तो बढ़ा रहे हैं। अरे समझ भी रहे हो नहीं समझ रहे हो, तो इसका मतलब है 10% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलो बोलो 1 आ जाएगी। अरे तुम्हारे सामने इस बार नंबर जो है वो 10 है, तो 10 मतलब खुद का 100% है, 100% की वैल्यू 10 है और 10% निकालोगे तो 1 आ जाएगी। तो तुम्हें बनाना कितना है 30%, तो इसको 30% बनाओगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे 3 से, तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अरे हाँ ना तो बोलो, इसका मतलब है साहब ये जो है 30% मतलब 3 बढ़ जाएगा, 30% की वजह से कितना बढ़ जाएगा 3। तो इसका मतलब है 10 तो था ही था, 3 बढ़ गया तो कितना हो गया 13। अरे इतनी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, अब इसको मेंटली करो, ये भी 10 है 100% है खुद का, और इसको 10% बनाओगे तो कितना आएगा 1 और 2 20%, 2 तो 20% की वैल्यू कितनी बढ़ेगी 2 बढ़ेगी, तो 10 से बढ़ के कितना हो जाएगा 12, तो 13 इंटू 12 कितना होता है 156। अरे यस या नो। अब देखो ध्यान से, कोई चीज पहले 100 थी और अभी 156 हो गई, तो इसका मतलब कितनी बड़ी है 56%। ये इसको मेथड 2 बोल रहा है। तुम लोग समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, पक्का ना। तो इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, जब तुमने दे दिया ये A इज इक्वल टू बी इंटू सी टाइप है तो सीधे फॉर्मूला लगाओ ना, अरे यस या नो, ठीक है इतना करने की जरूरत नहीं है। तो यही चीज मुझे तुम्हें समझानी थी, हाँ या ना। आगे चलिए, अब वापस आओ इधर देखो, इस क्वेश्चन को अब सब लोग ट्राई करेंगे, है ना, सब लोग ट्राई करेंगे जल्दी से। ये किसकी बात कर रहा है रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल क्या होता है जिसकी लेंथ और ब्रेथ अलग अलग होती है, ठीक है। लेंथ कितने से बढ़ रही है 30% से, ब्रेथ कितने से डिक्रीज हो रही है 20% से डिक्रीज हो रही है, तो इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है। और ये किसके लिए पूछ रहा है, एरिया पे इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा ऐसे में, ठीक है। तो तुम यहां से क्या देखोगे, वही नेट परसेंटेज वाला फॉर्मूला, क्या लगाओगे नेट परसेंटेज वाला फॉर्मूला। तो एरिया के लिए तो नेट होगा और ये लेंथ और ब्रेथ के लिए एक्स और वाई होगा, तो यहाँ पे क्या होगा x प्लस वाई एक्स वाई बाई 100, सीधे सीधे फॉर्मूला लगा देते हैं। तो लेंथ बढ़ी 30 से, ब्रेथ घटी कितने से 20 से, तो घट रही है तो तुम यहाँ पे क्या लोगे माइनस, डिक्रीज में क्या लोगे माइनस, तो वापस से आ जाओ 20 इंटू एक्स इंटू वाई है ना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 30 इंटू माइनस 20 डिवाइडेड बाई, तो बस इसका नेट कितना आ जाएगा 10।
और यहाँ से इसको सॉल्व करिए तो ये कितना आ जाएगा, कैंसिल आउट, तो माइनस का 6, तो 4% आ जाएगा। ये सब दिखाने के लिए तुम्हें मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तुम समझ गए हो नहीं समझ गए हो? तो पिछली बार मैंने उसको 100 मान के सिखाया था तुम्हें, अभी इस समय मेथड से इसी क्वेश्चन को थर्ड मेथड से कैसे कर सकते हैं। देखो ध्यान से, तुम्हारे पास एरिया है, ठीक है सर, लेंथ है, हाँ, ब्रेथ है, हाँ, तुम्हारी परसेंटेज इंक्रीज हो रही है कितने से, 30% से इंक्रीज हो रही है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर बताओ मुझे इसका कितना आएगा। हाँ भाई मैडम, 30% से इंक्रीज हो रही है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा, 100 की वैल्यू 130, 130 बाई 100, 130 बाई 100 को अगर तुम सॉल्व करोगे तो 1.3 लिखोगे, क्या लिखोगे। अच्छा, ब्रेथ को देखो, ब्रेथ कितना हो रहा है, 20% से डिक्रीज, मतलब 100 की वैल्यू कितनी होगी, 80, 80 बाई 100, 0.8 ना, क्लियर है। 20% डिक्रीज हो रही है, तो 100 थी, अभी 20 डिक्रीज 80, 80 फाइनल है, इनिशियल कितनी थी 100, तो 80 बाई 100 को क्या लिखोगे, 0.8, और 18 इंटू 8, 13 इंटू 8 कितना होता है, अरे बोलो 104, तो दो प्लेस डेसिमल लगा दोगे तो 1.04, तो बताओ ये कितना एक से ज्यादा है, 0.04, और उसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 4%। सर ये चीज नहीं समझ में आई, ये क्या है। देखो भाई, जब मैं तुमसे बोलता हूँ ना कोई चीज 20% इंक्रीज हो गई है, तो तुम इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर मुझे क्या बोलते हो, 1.2। ये तुम किससे कंपेयर करते हो, एक से, एक से ये कितना ज्यादा है, 0.2, और परसेंटेज में करना होता है तो क्या कर सोचते हो, 100 से मल्टीप्लाई, ये कितना ज्यादा है, 20% ज्यादा, ठीक है। तो हमेशा याद है तुम्हें, मैंने मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिखा था 1 + f 1 - f, तो 1 इज रेफरेंस है, जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर तुम लिखते हो। सर क्या कर रहे हो, अरे मैं ये बता रहा हूँ कि 20% 120/100 भी लिखते हो, 6/5 भी लिखते हो, 1.2 भी लिखते हो, अरे ये से ना, तो वो 1.2 1 से कितना ज्यादा है, 0.2, तो इसका मतलब है परसेंटेज में कितना ज्यादा है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इससे मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो 20% ज्यादा है। अब इधर देखो, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई 1.04, तो ये 1 से कितना ज्यादा है, 0.04, 100 से मल्टीप्लाई करो तो कितना ज्यादा है, 4%। अरे ये से लो, अगर परसेंटेज इंक्रीज है तो 1 से ज्यादा आएगा, और परसेंटेज डिक्रीज है तो 1 से कम आएगा, क्लियर है। तो नोट कर लेना इसको, लेकिन इतना लफड़ा यहाँ पे करने की जरूरत नहीं थी, ये सीधे सीधे यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है भाई लोगों, ठीक है, नोट कर लिया सबने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, क्या है ये, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको क्या बताया था, एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस इनटू कंजम्पशन। अब बताइए वो क्या कर रहा है, प्राइस के बारे में कह रहा है, कितना डिक्रीज है, 30% डिक्रीज है। सेल कितनी इंक्रीज है, सेल मतलब, अच्छा सर ये तो एक्सपेंस है। देखो भैया, मान लो मैं एक पीलीभीत स्टेशन पर पहुंचा, पीलीभीत स्टेशन पे गाड़ी केवल बरेली से आती है, ठीक है, और कहीं से आने का रास्ता तो है नहीं, तो मैं स्टेशन मास्टर से मैं कहता हूँ कि तुम्हारे पास गाड़ी कहाँ जाती है, कहती बरेली से। तो मैंने कहा बरेली के कितने टिकट बेच देते हो, तो उसने कहा कि मैं दिन भर में बरेली के 1500 टिकट बेच देता हूँ। तो मैंने क्या कहा, अच्छा जी 1500, इसका मतलब है पर टिकट का प्राइस बताओ मुझे, और कंजम्पशन बच्चों की तो तुमने बता ही दी है कि 1500 टिकट बेचते हो और एक टिकट का दाम 10 रुपए है, इसका मतलब तुम डेली कितना कमाते हो, 15,000। तो इसका मतलब है ये चीज रेवेन्यू भी तो देती है, पिताजी के लिए जो चीज एक्सपेंस है दूसरे के लिए रेवेन्यू भी तो होगा, पेट्रोल पंप वाले के लिए वो क्या है, रेवेन्यू।
जो तुमने प्राइस इनटू कंजम्पशन हुआ, पिताजी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक्सपेंडिचर है, पेट्रोल पंप वाले के लिए रेवेन्यू। और यस या नो, तो अब यहाँ पर ये जो चीज है एक्सपेंडिचर, इसको कई बार हम लोग क्या बोलते हैं, रेवेन्यू भी बोलते हैं। अरे यस या नो, तो अब यहाँ पे देखो, तो अब तुम्हें मतलब समझ में आ गया ना, तो सेल का मतलब भी रेवेन्यू ही होता है ना, सेल ये क्या होता है, प्राइस, और क्या होता है, कंजम्पशन। अरे मेरी बात समझ में आ रही है, ये शब्द बदलते रहेंगे थोड़े थोड़े जहाँ पे जैसे सिचुएशन होगी, ठीक है। अब देखो सेल समझ लेना, राधिका चॉइस में तुम जाते हो अक्सर, है ना, जैसे भी सेल लगा देते हैं, जैसे रक्षाबंधन आएगा तो वो बिल्कुल एकदम से सेल दे देंगे, है ना, हर फेस्टिवल वो डिफाइन करते हैं अंकल जी, है ना, मैं उनसे बोलता भी हूँ अंकल जी हर फेस्टिवल आप डिफाइन कर देते हैं। सबसे पहले जैसे वो लगा देंगे शॉप पिचकारी की, तो सारी जगह से पिचकारी लगनी चालू हो जाएंगे, जैसे होली आएगी वैसे होली, दिवाली टाइम में उनका, अभी इस समय रक्षाबंधन आया, अभी उनकी राखियां लगेंगी तो सब जगह मतलब वो क्या है, बेंचमार्क है, उनको देख के बाकी लोग लगाना स्टार्ट करते हैं। अरे हाँ या ना, मतलब फेस्टिवल से पहले ही वो लगभग 1 महीने पहले फेस्टिवल जैसा माहौल बना देते हैं कि फेस्टिवल आने वाला है, क्या बात समझ में आ रही है। तो अब यहाँ पर अगर आप यहाँ पे देखें तो डिक्रीज कर रहे हैं, किसमें डिक्रीज कर रहे हैं, प्राइस में, तो प्राइस में 30% डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है साहब। और इंक्रीज क्या हो रही है, सेल, सेल क्या है, सेल इधर वाली हिसाब किताब है 20%। तो अब वो कह रहा है कि क्या इफेक्ट होगी, अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं नहीं, सेल, अच्छा सेल मतलब कंजप्शन, सेल मतलब क्या, ओहो, सेल मतलब क्वांटिटी ना। अरे सेल का क्या होता है, सेल मतलब नंबर ऑफ, जैसे मैंने उससे टिकट कलेक्टर से पूछा था यहाँ पे कि तुम्हारी टिकट कितनी बिकी है, तो वो सेल है टिकट की। अरे हाँ ना, तो बोलो, और पर टिकट का तो प्राइस है, अरे हाँ या ना, yes, तो उसको नोट डाउन कर लो यहाँ पे, हाँ जी। मिलर भी मैंने नया काट दिया था, चलो मैं करता हूँ, 10 मिनट की कॉल करना। तो भाई मेरे 30% उसने प्राइस कमी की, जिसकी वजह से उसकी सेल कितनी बढ़ गई, 20%। अब वो कह रहा है कि भैया इसकी वजह से मेरे रेवेन्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये मुझे बताओ। तो अभी भी फॉर्मूला वही है, आप जानते हो ये चीज क्या होती है, नेट, ये चीज क्या होती है, एक्स, ये चीज क्या होती है, वाई। तो यहाँ पे आप लिखोगे एक्स इस बार आपका क्या है, नेगेटिव, वाई कैसा है, पॉजिटिव, फिर से क्या है, नेगेटिव, फिर से क्या है, पॉजिटिव, डिवाइडेड बाई क्या है, 100, और ये चीज क्या देगा, नेट, और नेट में कौन है, रेवेन्यू, मतलब उसकी इनकम, रेवेन्यू मतलब इनकम। तो ये चीज कितनी हो जाएगी, माइनस की 10, ये इसको कैंसिल आउट कर दो, ये कितने की हो जाएगी, माइनस की 6, ये कितनी हो जाएगी, माइनस की 16%। तो 16% क्या होगी, डिक्रीज या इंक्रीज, डिक्रीज, नेगेटिव साइन का मतलब है परसेंटेज डिक्रीज। अरे हाँ या ना, सर इसको उस वाले मेथड से कर ले क्या, मेथड 3 से, हाँ कर लो बेटा कर लो। यहाँ देखो ये क्या है, ए, ये क्या है, बी, ये क्या है, सी। ए कितने परसेंट डिक्रीज हुई, 30%, ये चीज कितने परसेंट डिक्रीज हुई, 30%। मल्टीप्लाइंग फैक्टर मैडम बताइए, 30% कोई वैल्यू कम होगी, तो पहले 100 थी अभी 70 होगी, तो 70/100, तो 70/100 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.7, अरे लिख सकता हूँ। और ये चीज 20% बढ़ गई, अब ये वाली मैडम बताएंगी, है ना, 100 की वैल्यू कितनी होगी, 20 बढ़ गई, 120, 120/100, तो 1.2, 1.2 कितना होता है यहाँ पर, इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, जल्दी बोलिए, 12 into 7 कितना होता है, अरे जल्दी बोलो, गलत लिख दूंगा नहीं तो मैं, 84, 84, और 2 बार डेसिमल लगाओगे। अब बताओ ये वैल्यू 1 से कम है या 1 से ज्यादा है, कम है, तो कितनी कम है, 0.16, और परसेंटेज में चाहिए तो 16% की कमी आ गई है ना, 1 से ज्यादा है तो परसेंटेज इंक्रीज, और 1 से कम है तो परसेंटेज डिक्रीज। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, आई होप की बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो दोस्तों आगे सब इसी के ऊपर क्वेश्चंस हैं, तुम लोग थोड़ा सा ट्राई भी मार सकते हो इन सब क्वेश्चंस को, ठीक है। अरे हाँ ना, तो बोलो, इन सब क्वेश्चंस को तुम क्या कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, इज इट क्लियर टू यू। तो चले आगे, नहीं मना कर दी।